Hello everyone. This is CA Nitin Gupta from Way to Pinnacle, Faculty of Audit for CA Inter and CA Final and Faculty of Law for CA Inter. दोस्तों ये वीडियो हमारी CA फाइनल ऑडिट का फर्स्ट लेक्चर है जिसको बेसिकली आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है एज डेमो लेक्चर। बिकॉज आज के टाइम पर बच्चा इतना स्मार्ट है कि वो किसी भी टीचर की फैकल्टी को क्लास अवेल करने से पहले एक बार जानना चाहता है कि टीचर की क्वालिटी किस तरह की है, कैसे वो चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, कैसे वो लेक्चर को डिलीवर करते हैं। तो इन सारी बातों को जज करने के बाद ही बच्चा आज के टाइम पर कोई भी क्लास हो सकती है, चाहे वो लाइव स्ट्रीमिंग हो या वो पेन ड्राइव क्लास हो या गूगल ड्राइव क्लास हो, कोई भी क्लास हो, बच्चा पहले अपनी अपनी एक आत्म संतुष्टि चाहता है। तो आप प्रॉपर एक डिसीजन मेकिंग कर सके कि हाँ कि नितिन सर की क्लास अवेल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस वीडियो से आप जज कर सकते हो। चलिए, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिकली क्लास के जो फीचर्स होंगे वो मैं पहले आपको बता दूं, किस तरह से आपको लेक्चर्स को देखना होगा वो मैं आपको बता देता हूं। देर आफ्टर आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जहां मैं डिस्कस करूंगा आपका एक चैप्टर ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए बच्चे, पहले बात करते हैं कि सर ये क्लासेस के हमारे फीचर्स क्या होंगे। जब आप ऑडिट की क्लास अवेल करते हो मेरी, तब फाइनल लेवल पे आपको एक तो जो आपकी मेन टेक्स्ट बुक होती है जहां पर आपका जो पूरा सिलेबस है वो कवर होता है, उसके 2 वॉल्यूम आपको मिलते हैं। बिकॉज मैंने अपनी बुक को इतना कॉम्प्रिहेंसिव बनाया हुआ है कि उसके अंदर पास अटेम्प्ट क्वेश्चन, एमटीपी, आरटीपी क्वेश्चन विद देयर प्रॉपर सॉल्यूशन, मतलब क्वेश्चन के साथ साथ पूरा आंसर भी आपको बुक में ही मिलता है। चाहे वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर आया हो, कोई केस स्टडी हो किसी भी चैप्टर के अंदर, डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो एक्सेप्ट एमसीक्यू, वो सारे क्वेश्चंस विद प्रॉपर आंसर आपको बुक में मिल जाते हैं। यानी इस बुक के अलावा आपको कोई और मटेरियल अलग से बिल्कुल भी रेफर करने की रिक्वायरमेंट बचती ही नहीं है। और जब इतना कंटेंट एक ही सिंगल बुक में आएगा तो जो नंबर ऑफ पेजेस है वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। नियर अबाउट 1000 पेजेस के आसपास की बुक बन रही थी। दैट इज वाई वो लगभग 500 के आसपास की ब्रेकअप करके वो 2 वॉल्यूम आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको मिलते हैं मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स। फाइनल वाला बच्चा ने कहीं ना कहीं, मैं कहूं तो बच्चे प्लीज बुरा मत मानना इस वाली बात को, कि ऑडिट के पेपर को इतना ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करता। बच्चा टाइम लगा देगा अपने अकाउंट्स की तैयारी करने में, एसएफएम की तैयारी करने में, लेकिन ऑडिट और लॉ का जब मैं कंपैरिजन करता हूं अपने अकाउंट के पेपर के साथ, एसएफएम के पेपर के साथ, बच्चा कहीं ना कहीं इन 2 पेपर के साथ ज्यादती कर देता है। मतलब वो इतना प्रॉपर टाइम इन पेपर को नहीं देता। ये आप भी शायद मेरी बात को एक्नॉलेज करोगे। लॉ फिर भी कह सकते हो कि चलिए कंसेप्ट होता है, एक लॉ का प्रोविजन होता है, आप लॉ का प्रोविजन पढ़ने के बाद, समझने के बाद उसके ऊपर जो केस स्टडीज आती हैं आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर जाते हो। बट यहां पे तो केस स्टडी आती है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर, और एसए पे तो आप कहते हो भाई ऐसे हमें समझ में नहीं आते। एसए पे जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पर, वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं मोस्टली। अब जब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की समझ ही नहीं आपको होगी तो उस केस में आप उसका आंसर प्रॉपर अटेम्प्ट करके नहीं आते। तो फाइनल लेवल पे अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो बच्चों का ग्रुप रोकने वाला जो सबसे कह सकते हो कि एक मोस्ट पॉपुलर पेपर कौन सा है, तो वो पेपर बेटा ऑडिटिंग का ही होता है। एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, ये वो पेपर है जो आपके ग्रुप 1 में एक बैरियर बन सकता है। और गलती क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इस पेपर को आप टाइम ही नहीं देते। बच्चा इस पेपर को टाइम नहीं देता। अगर आप शुरू से ही इस पेपर पे सफिशिएंट टाइम देते हुए चलोगे, एक सिस्टमैटिक मैनर में बच्चे, अगर आप इस पेपर को तैयार करोगे, एक प्लानिंग के साथ अगर आप इस पेपर को तैयार करोगे, मैं लिखकर आपको दे सकता हूं कि कम से कम एग्जामिनेशन मार्क्स आप इस पेपर में स्कोर करके आओगे। और कई बार बच्चा बेटा जिसके 1 या 2 अटेम्प्ट लग जाते हैं ना, वो मैसेज करता है बस सर किसी भी तरीके से बस पास करवा दो, 40 दिलवा दो, बस 50 दिलवा दो, बाकी तो मैं संभाल लूंगा। यही पेपर है जो मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट लगा देता है। तो मैं डिस्कस कर रहा हूं कि बच्चा जनरली इस पेपर में गलती क्या करता है। सबसे बड़ी गलती यह है कि वो इस पेपर को टाइम नहीं देता, इस पेपर को टाइम नहीं देता। फिर दूसरा कि आपके ऑडिट के पेपर में जो स्कोर कराने के 2 मेन फैक्टर होते हैं, वो एक तो होता है आपका कंटेंट कि आप लिख क्या रहे हो, और दूसरा होता है आपका एक प्रेजेंटेशन। आपको कंसेप्ट पे काम करना है। कंसेप्ट पे काम करने का मतलब कि आपको कंसेप्ट समझना है, चीजों को आपको रटना नहीं है। अगर आप कंसेप्ट अच्छा तैयार कर लेते हो तो आपका जो एमसीक्यू पार्ट है 30 नंबर वाला, वो बहुत अच्छा आपका अटेम्प्ट होगा। कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं ना कहीं जो डेस्क्रिप्टिव पार्ट होगा उसको भी आप अपने एंड पर काफी अच्छा अटेम्प्ट करके आ जाओगे। तो पहला फोकस केवल केवल और केवल किसके ऊपर लेके चलना है अपने को,
कंसेप्ट के ऊपर लेके चलना है। लेकिन डेस्क्रिप्टिव वाला जो पार्ट होगा वहां पर कंटेंट जो आप लिख रहे हो और उसका प्रेजेंटेशन वो भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है इस पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए। एक तो आपका कंटेंट और दूसरा आपका प्रेजेंटेशन। तो कंटेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपका प्रेजेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करने के पर्पस के लिए एडवांस में ही ये हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसकी हार्ड कॉपी आपको मिल जाती है। हाँ, इनकेस कि अगर आपने कोई ऐसा पैकेज लिया है जहां पर मैंने सॉफ्ट कॉपी की बात करी हो, बिकॉज पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव क्लासेस में प्राइस को लेके काफी ज्यादा वेरिएंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर मैंने कम रेट पर ये क्लास निकाली होगी तो उस केस में शायद कमिटमेंट करा गया होगा कि वहां पे आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। तो जो भी हमारी ओर से कमिटमेंट हुई होगी, जो भी क्लास आपने अवेल किया होगा, अकॉर्डिंगली वो नोट्स की कॉपी आपको मिल रही होंगी, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी हो या फिर वो हार्ड कॉपी हो। अगर एक रेगुलर क्लास की हम बात करते हैं जहां पर हम डिटेल प्रॉपर, अच्छी फीस भी चार्ज हो जाती है। अच्छी फीस का मतलब 6-7 हजार से ऊपर मेरी फीस नहीं होती, ठीक है ना। तो वहां पर आपको प्रॉपर बुक मिल जाती है, प्रॉपर आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं, और इसके अलावा आपको एक सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है एमसीक्यू के लिए, जहां पर आप एमसीक्यू के ऊपर अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो। आई थिंक मोर देन 1000 या लगभग 1500 के नियर अबाउट एमसीक्यू वहां पर आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप मेरी क्लास को अवेल कर रहे हो तो आपको प्रॉपर बुक के 2 सेट मिल रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल रहा है, आपको मेरी जो एक सॉफ्ट कॉपी है एमसीक्यू की वो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। अब बात करते हैं सर इस क्लासेस को हमको देखना किस तरीके से होगा। तो आपको बस पूरा फोकस कंसेप्ट को समझने में लगाना है, नोटिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक नोटबुक सेपरेट बना लेना, बस किसी कंसेप्ट को समझाने के लिए अगर मैं कुछ एग्जांपल्स वगैरह देता हूं तो वो उस केस में वहां पे आप लिख सकते हो। तो पूरा कंटेंट बेटा आपको एडवांस में मिल चुका है, हैंड रिटन नोट्स पूरे आपको दिए जा चुके हैं। आई थिंक 700-800 पेजेस के नियर अबाउट ये हैंड रिटन नोट्स होंगे, काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। इन नोट्स के अंदर पास अटेम्प्ट क्वेश्चंस भी मैंने खुद अपने हाथों से काफी हद तक लिखे हुए हैं। ये तो बात हुई कि सर मुझे नोटिंग करने की सच कुछ डिटेल रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ एक पॉइंट ये बोल रहा हूं कि फिर भी एक ऑडिट की नोटबुक साथ में आप लेके बैठिए, ताकि कोई क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए, किसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए अगर मैं कोई एग्जांपल वहां पे दे रहा हूं या कुछ मैं समरी टाइप की ड्राफ्ट कर रहा हूँ तो उस केस में वो अपने हाथ से प्लीज आप उन चीजों को नोट करिए। अदरवाइज पूरा फोकस केवल और केवल आपको मुझे सुनने में, मुझे देखने में लगा देना है, कंसेप्ट को समझने में आपको लगा देना है। फिर इसके बाद करते हैं सर, फिर आपने मेन टेक्स्ट बुक दी है, क्या हमें वहां से कुछ देखने की रिक्वायरमेंट है? तो जो चैप्टर का वीडियो आप कवर कर लेते हो, यानी जिस चैप्टर को आपने इस रिकॉर्डिंग क्लास में कवर कर लिया, तो उस केस में फिर आप उसके बाद अगर चाहें तो बुक से उस चैप्टर को एक बार अपने एंड पर रीड कर सकते हो। ऐसा वैसे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो सब कुछ उसका मैं ऑलरेडी आपके साथ पहले से डिस्कस करके आ चुका हूंगा। बुक में केवल और केवल आपको जो रेफर करने होंगे, जो चैप्टर के एंड में पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं विद प्रॉपर आंसर, क्वेश्चन भी हो प्रॉपर उसका आंसर भी होगा, वो प्लीज आप देखते हुए चलेंगे। तो ये आपका एक तरीका होगा कैसे कि आपको इस क्लासेस को देखना है। आप क्लास आराम से देखेंगे, मेरी बात को आराम से आप सुनेंगे, कंसेप्ट के ऊपर आप पूरा फोकस देंगे। पास अटेम्प्ट क्वेश्चंस में से जितने होंगे, मोर देन 80-90% क्वेश्चंस इन्हीं वीडियो क्लासेस के अंदर बेटा कवर किए जाएंगे। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर क्लास के अंदर पास अटेम्प्ट क्वेश्चंस कवर होंगे या नहीं होंगे? डेफिनेटली क्लास के अंदर पास अटेम्प्ट क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। एक्सेप्शनली अगर चलिए कोई क्वेश्चन क्लास में कवर नहीं हुआ, बिकॉज हो सकता है क्वेश्चन रिपीट मोड पर हो कई सारे, तो एक क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया, उसके सिमिलर 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे, वो मैंने कवर नहीं किए। तो ऐसे क्वेश्चंस को प्लीज एक बार आप अपने एंड पे गो थ्रू जरूर करिए। तो जो भी मैं कोई चैप्टर खत्म कर लेता हूं, उस चैप्टर के खत्म हो जाने के बाद आपको जो मेन बुक मिल रही होगी आप उसको देखेंगे, और उसमें चैप्टर के सीधे आप एंड पर पहुंच जाइए। पूरा चैप्टर पढ़ना है, मोस्ट वेलकम, आप पढ़िए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर इन नोट्स पे आपकी कमांड अच्छी हो जाती है, आप केवल चैप्टर के एंड में आके जो पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं विद प्रॉपर सॉल्यूशन, वो आपको देखना है। अब कई बार बच्चे की प्रॉब्लम ये आती है, सर इतना बड़ा सिलेबस है, हम कहां तक इसको रिकॉल करेंगे? इतना बड़ा सिलेबस होता है, हम कहां तक इन सारी बातों को दिमाग में रखेंगे? तो बस मेरा एक गुरु मंत्र यहां पर यही है कि आपको ऑडिट को केवल समझना है, कंसेप्ट पे काम करना है, याद करने का अटेम्प्ट अभी नहीं करना। हाँ, जो सब्जेक्टिव पार्ट आएगा बेटा वहां पर आपको लिखना होगा, और लिखने के लिए याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मैं अभी आपको याद करने से मना कर रहा हूं। आपको केवल एक आदत डाल लेनी है, एक आदत अपनी डेवलप करनी होगी मल्टीपल रीडिंग की, कि कोई भी चैप्टर जब क्लास में कवर हो जाता है तो उसको जितनी बार आप बस रीड कर सकते हो ना, मल्टीपल रीडिंग जितना आप कर सकते हो, प्लीज बच्चे इतना आप कर लेना।
अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ऑडिट के पेपर में आपको अच्छा स्कोर करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। कंसेप्ट पे काम करना है, कंटेंट और प्रेजेंटेशन के पर्पस के लिए नोट्स ऑलरेडी आपको दिए जा रहे हैं। अब नोट का जो कंसेप्ट है वो तो आपको समझ में आ चुका है। अब अल्टीमेटली बात क्या रहेगी, केवल एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो उसको हम एक बेहतर तरीके से लिखकर प्रेजेंट कर पाए। तो उसके लिए केवल एक आदत आपको डेवलप करने के लिए मैं कह रहा हूं, मल्टीपल रीडिंग की। जितनी अच्छी तरह से इस आदत को आप डेवलप कर लोगे और जितना जल्दी कर लोगे, ये बातें आपके फायदेमंद रहेंगी, आप इस पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये तो हुए क्लास के फीचर्स, और ये मैंने बताया कि किस तरह से आपको इन क्लासेस को आपको देखना होगा। सर ये लगभग कितने घंटे की क्लास होंगी? ये लगभग बेटा 170-180 आवर्स के आसपास की क्लास होगी, और जिसमें आज पहला चैप्टर मैं आपके साथ स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं। इट इज ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ CFS, इन शॉर्ट कॉल्ड एज ऑडिट ऑफ CFS, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर एग्जाम की बात करें तो क्या ये एक रेगुलर चैप्टर है? जो इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की? तो एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाने की फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी होती है, और उम्मीद कर सकते हो कि हाँ 4 से 5 नंबर का, 4 से 5 नंबर का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिल जाए। इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी पूछे जाने के चांस ज्यादा होंगे। मैं मार्क करवाता हुआ चलूंगा आपको कि कहां कहां पर क्वेश्चन केस स्टडी बेस पे आ सकता है, या कहां कहां पर क्वेश्चन आपसे डेस्क्रिप्टिव पूछ सकता है। तो क्लासेस के फीचर्स क्या है वो मैंने आपको बता दिया, किस तरह से क्लास आपको देखनी है वो मैंने आपको बता दिया। पहला चैप्टर मैं यहां पे स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं अपने इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर, इट इज ऑडिट ऑफ CFS। चलिए पहले इस चैप्टर का एक छोटा सा एक बैकग्राउंड मैं आपके लिए डेवलप करता हूं, ताकि इस चैप्टर को समझने में काफी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी, एक फाउंडेशन कह सकता हूं बेसिकली इस चैप्टर के लिए आपका तैयार होगा। ऑडिट ऑफ CFS नोट करना चाहो तो प्लीज इसको आप नोट कर सकते हो। इन्हीं चीजों को नोट करने के पर्पस के लिए मैंने कहा है कि आप एक अलग से प्लीज नोटबुक जरूर बनाकर रखिएगा अपने पास। ऑडिट ऑफ CFS, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक एग्जांपल देके मैं इस चैप्टर का बैकग्राउंड आपके लिए तैयार करता हूं। सपोज एक कंपनी है H लिमिटेड, H लिमिटेड, H लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है, एक पेरेंट कंपनी है। किसकी? चलिए ये है S लिमिटेड और A लिमिटेड की। S लिमिटेड क्या है? इट इज सब्सिडियरी कंपनी ऑफ H लिमिटेड, एंड A लिमिटेड ये है एसोसिएट कंपनी ऑफ H लिमिटेड। एसोसिएट कंपनी कौन सी होती हैं? जहां पर सपोज कि अगर मैं एक कंपनी के अंदर 20% से 50% की रेंज में इन्वेस्टमेंट करता हूं, बिकॉज 50% से ऊपर चले जाने पर मोर देन 50% का अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो कंपनी क्या बन जाती है? सब्सिडरी कंपनी। लेकिन 20% या उससे ज्यादा अप टू 50% का अगर आपका इन्वेस्टमेंट होता है, तो जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ होता है वो कंपनी क्या कहलाती है? आपकी एसोसिएट कंपनी। चलिए तो H लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी एक सब्सिडरी कंपनी है S लिमिटेड, और उसकी एक एसोसिएट कंपनी भी है A लिमिटेड। बात करते हैं हम H लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है सेक्शन 129, सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। दिमाग में आ रहा होगा, लॉ में पढ़ा था बचपन में जब आप सीए इंटर में थे, ठीक है। तो सेक्शन 129 किसकी बात करता है? सेक्शन 129 डील करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दो सबसेक्शन के रेफरेंस से बात करनी है, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 3। इसको बेटा 129 को प्लीज यहां पे ध्यान से आप समझ लेना, बिकॉज 129 का जो पार्ट मैं यहां डिस्कस करूंगा तो आपका एक सेपरेट चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स के नाम से। बेसिकली जो आपका चैप्टर है द कंपनी ऑडिट, उस कंपनी ऑडिट के अंदर सेक्शन 129, सेक्शन 130, सेक्शन 131, सेक्शन 132 कुछ सेक्शंस वहां पे दिए हुए हैं, और इन सेक्शंस को लेकर मैंने एक सेपरेट चैप्टर ही क्रिएट कर दिया आपका दी कंपनी अकाउंट्स।
और दी कंपनी अकाउंट्स में जो मेरा पहला सेक्शन होगा वो सेक्शन 129 ही होगा। और जब मैं वहां पर 129 के सबसेक्शन 3 पे जाऊंगा तो मैं ये कह दूंगा बेटा कि ये ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका था ऑडिट ऑफ सीएफएस के अंदर। तो 129 सबसेक्शन 3 यहां पे बच्चे प्लीज आप ध्यान से आप पढ़ लेना, बिकॉज इसका जब क्रॉस रेफरेंस किसी और जब मैं 129 आपको पढ़ा रहा हूंगा तो उस केस में मैं यहां पर रेफरेंस दे दूंगा कि ऑलरेडी ऑडिट ऑफ सीएफएस में हम 129 सबसेक्शन 3 कवर करके आ चुके हैं। तो बात कर रहे हैं हम यहां पर एच लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने हैं इनको सेक्शन 129 में। दो सबसेक्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 1 में बनते हैं स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एच लिमिटेड। 129 सबसेक्शन 1 में कंपनी को क्या तैयार करने होते हैं? अपने स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन सबसेक्शन 3 क्या कहता है? हर एक ऐसी कंपनी जिसकी बैलेंस शीट डेट पर एक या उससे ज्यादा सब्सिडियरी कंपनी होती हैं, एसोसिएट कंपनी होती हैं, तो ऐसी कंपनी को इन एडिशन टू सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 तैयार करने होते हैं अपने यहां पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी। 129 सबसेक्शन 1 की अगर मैं बात करूं तो ये हर एक कंपनी पे एप्लीकेबल होगा। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसको 129 सबसेक्शन 1 से मुक्ति मिल जाए। हर एक कंपनी के ऊपर 129 का सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल होता है, जो बात करता है स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। लेकिन 129 सबसेक्शन 3 क्या ये हर कंपनी पे एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। 129 सबसेक्शन 3 हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये किस कंपनी पे एप्लीकेबल होगा? हर एक वैसी कंपनी, हर एक वो कंपनी जिसके बैलेंस शीट डेट पर एक या उससे ज्यादा सब्सिडरी कंपनी होती हैं, एसोसिएट कंपनी होती हैं, तो ऐसी कंपनी को 129 सबसेक्शन 1 के एडिशन में अपने यहां पर तैयार करने होते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर अगर हम बात करें तो किस किस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आएंगी सीएफएस में? किस किस की इंफॉर्मेशन आएंगी? इसके अंदर आएंगी बेटा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एच लिमिटेड, एच लिमिटेड प्लस एस लिमिटेड प्लस ए लिमिटेड, यानी कि होल्डिंग की भी इंफॉर्मेशन आ गई, सब्सिडरी की इंफॉर्मेशन आ गई, एसोसिएट की इंफॉर्मेशन आ गई, और इस पूरे ग्रुप को हमने नाम क्या दे दिया? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेसिकली सीएफएस रिप्रेजेंट करता है एक ग्रुप को, सीएफएस रिप्रेजेंट करता है एक ग्रुप को। ग्रुप में कौन कौन है? ग्रुप के अंदर पेरेंट भी है और ग्रुप के अंदर सब्सिडरी एंड एसोसिएट भी है। कई बार बच्चा सोचता है ग्रुप के अंदर केवल सब्सिडरी एंड एसोसिएट होते हैं ना, ग्रुप के अंदर पेरेंट भी होगा, ग्रुप के अंदर सब्सिडरी भी होंगी, ग्रुप के अंदर एसोसिएट भी होंगे। तो ये रिप्रेजेंट करता है पूरे के पूरे एक ग्रुप को। ग्रुप में कौन कौन आ गया? पेरेंट कंपनी आ गई, दैट इज एच लिमिटेड कॉल्ड एज होल्डिंग कंपनी, इसमें सब्सिडरी कंपनी भी आई, इसमें एसोसिएट कंपनी भी आई। लेकिन अब ये बात करते हैं सर सीएफएस को बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या ये तीनों कंपनी आपस में मिलके, कि एच लिमिटेड का मैनेजमेंट बैठेगा, एस लिमिटेड का मैनेजमेंट बैठेगा, ए लिमिटेड का मैनेजमेंट बैठेगा, क्या ये सारे के सारे मैनेजमेंट बैठ के, क्या ये सारे के सारे मैनेजमेंट बैठ के क्या ये सीएफएस तैयार करेंगे? आंसर इज नो। सीएफएस बनाने की जो जिम्मेदारी होगी, सीएफएस बनाने की जो जिम्मेदारी होगी वो केवल केवल और केवल किसकी होगी? वो पेरेंट एंटिटी की होगी। और मेरे केस में पेरेंट एंटिटी कौन है बच्चे? इट इज एच लिमिटेड। तो सीएफएस प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ पेरेंट एंटिटी, दैट इज एच लिमिटेड। ये तो ही कि सीएफएस आप कैसे बना रहे हो, कि सीएफएस कौन बना रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं सर सीएफएस को बनाने में जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होगा वो कौन सा होगा? जो सीएफएस बन रहा है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है, तो हमें पता है जब कभी भी स्टेटमेंट बनते हैं तो किसी ना किसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनेंगे। अब फ्रेमवर्क दो तरह का होता है, एक तो होता है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क और एक होता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो सीएफएस को बनाने में कौन सा फ्रेमवर्क अप्लाई होगा?
प्लीज बच्चे इस बात को ध्यान से आप सुन लेना। इतनी तो बात समझ में आ गई कि सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट आ रही है कंपनी एक्ट के सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 से, जहां पर क्लियर कह दिया कि हर एक वो कंपनी जिसकी बैलेंस शीट डेट पर एक या उससे ज्यादा सब्सिडरी कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, उसको अपने यहां पर सीएफएस बनाने हैं। सीएफएस बनाने की जिम्मेदारी किसकी है वो मैंने आपको बता दिया, पेरेंट की जिम्मेदारी होगी, दैट इज एच लिमिटेड के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी। अब बात है सर सीएफएस को बनाने का फ्रेमवर्क क्या होगा, क्या जो फ्रेमवर्क होल्डिंग कंपनी पर लगता है उसी के अकॉर्डिंग सीएफएस बनेंगे, या सीएफएस बनाते हुए जो सब्सिडरी का फ्रेमवर्क है, एसोसिएट का फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क का भी ध्यान रखा जाएगा। तो क्या एक कॉमन फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जहां पर होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी के जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हैं उनके कॉमन फीचर्स को पहले एक साथ ले लिया जाए और उसके बेस पर सीएफएस तैयार कर दिए जाए, या केवल केवल और केवल होल्डिंग कंपनी के, दैट इज पेरेंट कंपनी के एफआरएफ के बेस पर ये सीएफएस तैयार किए जाएंगे? यहां पर मुझे आपका आंसर चाहिए। वैसे तो आपकी बात मैं सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन इस केस में बच्चे प्लीज अपना आंसर तैयार करिए कि क्या लगता है आपको। सीएफएस नो डाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और हमें पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब जब बनते हैं वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बनते हैं। तो सीएफएस की प्रिपरेशन में कौन सा एफआरएफ एप्लीकेबल होगा? विच एफआरएफ will be applicable on the preparation of CFS? क्वेश्चन ये है, which FRF will be applicable on the preparation of CFS? CFS की प्रिपरेशन पे कौन सा FRF एप्लीकेबल होगा? इसका आंसर मुझे मिलता है सेक्शन 129 सबसेक्शन 4 से। कंपनी एक्ट का सेक्शन 129 सबसेक्शन 4 मुझे इस बात का आंसर देता है कि सीएफएस को बनाने में कौन सा फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होगा। बोले वो फ्रेमवर्क जो होल्डिंग कंपनी के स्टैंड एलोन में लगा हुआ होता है, वो फ्रेमवर्क जो होल्डिंग कंपनी के स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगा हुआ होता है, उसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग होल्डिंग कंपनी बेटा सीएफएस तैयार करेगी। सिंपल सी बात है बेटा, सीएफएस तैयार कर कौन रहा है? सीएफएस तैयार कर कौन रहा है? मैनेजमेंट ऑफ एच लिमिटेड। एच लिमिटेड की जिम्मेदारी है सीएफएस को तैयार करने की। तो जो फ्रेमवर्क एच लिमिटेड पे एप्लीकेबल होगा, जो फ्रेमवर्क, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एच लिमिटेड के ऊपर एप्लीकेबल होगा, उसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, उसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग सीएफएस तैयार किए जाते हैं। तो आंसर इज एफआरएफ, एफआरएफ विच इज applicable on the preparation of stand alone financial statement of parent entity। तो 129 सबसेक्शन 4 ने बहुत अच्छा आंसर दे दिया इस जगह पर। बोले भाई पेरेंट एंटिटी, जिस फ्रेमवर्क में आपने अपने स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए हैं, सेम उसी फ्रेमवर्क में, सेम उसी फ्रेमवर्क में आपको अपने सीएफएस भी तैयार करने होंगे। इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट कंपनी एक्ट के किस सेक्शन से आती है वो मुझे मालूम चल गया। सीएफएस बनाने के लिए जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होगा वो कौन सा होगा, इसका आंसर मुझे 129 सबसेक्शन 4 कर देता है। सीएफएस क्या है वो मुझे मालूम चल गया कि जो एक ग्रुप की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है। ग्रुप के अंदर पेरेंट भी है, ग्रुप के अंदर सब्सिडरी भी है, ग्रुप के अंदर एसोसिएट भी है, और सीएफएस को बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वो पेरेंट कंपनी की ही होती है। अब बात करते हैं अल्टीमेटली सीएफएस की ऑडिट पर, क्योंकि अभी तक हमने केवल सीएफएस किया है और सीएफएस का प्रिपरेशन, इसमें हमने बात करी। अल्टीमेटली अब मुद्दे की बात करते हैं। चैप्टर क्या है हमारा? ऑडिट ऑफ सीएफएस। चलिए, तो एच लिमिटेड यहां पर है ऑडिटर, ऑडिटर मिस्टर एक्स। एस लिमिटेड में है चलिए ऑडिटर मिस्टर वाई। मिस्टर वाई
और ए लिमिटेड में है ऑडिटर, चलिए सपोज मिस्टर जेड। तो सीएफएस की ऑडिट कौन कंडक्ट करेगा? हु विल कंडक्ट, हु विल कंडक्ट ऑडिट ऑन सीएफएस एंड express an opinion on CFS। कौन सीएफएस पे ऑडिट करेगा? कौन सीएफएस के ऊपर अपनी एक ओपिनियन को एक्सप्रेस करेगा? अगर मैं यहां पे आपको ऑप्शन दूं, चलिए ऑप्शन नंबर ए कि सर मिस्टर एक्स करेंगे, ऑप्शन नंबर बी एक्स वाई एंड जेड तीनों मिलके करेंगे। पहला ऑप्शन मैंने कहा केवल मिस्टर एक्स करेगा, दूसरा ऑप्शन दिया एक्स वाई जेड तीनों मिलके करेंगे, ऑप्शन नंबर सी कि एक्स कर ले या वाई कर ले या जेड कर ले। बोले एक पर्ची बना ली जाएंगे तीनों की, जिसका नाम निकल के आ गया वो कर ले, कि या तो एक्स कर ले या वाई कर ले या जेड कर ले। पहला ऑप्शन केवल मिस्टर एक्स करेगा, दूसरा ऑप्शन एक्स वाई जेड तीनों मिलके करेंगे, लाइक ज्वाइंट ऑडिट, तीनों मिलके कर लें, या तीनों में से कोई भी कर ले। बोले एक्स से भी करा सकता है, वाई से करा लें या जेड से करा दें, या डी कांट से कि जी कुछ कह नहीं सकते जी कौन करेगा। वैसे आप उम्मीद कर रहा हूं कि अगर इंटर लेवल पे होते आप शायद उलझ जाते, बट फाइनल लेवल पे हो तो मुझे उम्मीद कम है इस जगह पर कि कोई बच्चे यहां पर कुछ गलत आंसर देगा। तो यहां पर ओपिनियन किसके एंड पर जाएगी? वो ओपिनियन केवल मिस्टर एक्स की होगी, एक्स वाई जेड तीनों मिलके दे, या एक्स कर ले या वाई कर ले या जेड कर ले, कोई भी करे, या कुछ नहीं कह सकते। सर हम कुछ नहीं कह सकते नालायको, कौन करेगा? मिस्टर एक्स करेगा। सिंपल सी बात। तो लॉजिक की बात कर लो, सीएफएस को बनाया किसने? सीएफएस को बनाया किसने? किस कंपनी ने बनाया? एच लिमिटेड। और एच लिमिटेड का ऑडिटर कौन? एच लिमिटेड का ऑडिटर कौन? सिंपल सी बात है। बोले भाई साहब कौन है ऑडिटर? वहां पर एक्स है ना, तो जो ऑडिटर पेरेंट कंपनी के स्टैंड एलोन पर ओपिनियन दे रहा है, वही ऑडिटर पेरेंट कंपनी के द्वारा बनाए गए सीएफएस के ऊपर भी रिपोर्टिंग करेगा। तो यहां पर ओपिनियन देगा मिस्टर एक्स, लेकिन जब मिस्टर एक्स यहां पर ओपिनियन देंगे उस केस में उनको अप्लाई करनी होगी रिक्वायरमेंट ऑफ SA 600 बाय अप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ SA 600। SA 600 का टाइटल क्या होता है? इट इज यूजिंग द वर्क ऑफ another ऑडिटर। ओके भाई, सिंपल सी बात है कि अगर मैं सीएफएस के ऊपर अपनी ओपिनियन दे रहा हूं तो उस केस में मुझे अधिकार मिलना चाहिए कि मैं जो इसकी सब्सिडरी कंपनी दिखाई दे रही है यहां पर एस लिमिटेड, एसोसिएट कंपनी जो मुझे दिखाई दे रही है ए लिमिटेड, मैं इनके यहां पर जाके इनके बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन कर सकूं, इनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मैं देख सकता हूं। कंपनी एक्ट का सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 राइट देता है मिस्टर एक्स को। अगर कंपनी एक्ट ध्यान से पढ़ा हो तो 143 सबसेक्शन 1 में आपको कुछ अधिकार मिलते हैं, और 3 राइट वहां पर क्लियरली मेंशन है, उसमें तीसरा राइट आपको यही मिलता है। पहले राइट में तो ये क्लियर है कि आपको इंफॉर्मेशन कॉल कर सकते हो, एक्सप्लेनेशंस वगैरह आप कॉल कर सकते हो। दूसरे में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे एक्सेस करने का अधिकार मिल जाता है। तीसरे पॉइंट में जो आपको अधिकार दिया गया है 143 सबसेक्शन 1 के अंदर, वो अधिकार यही है कि अगर आप एक ऐसी कंपनी में ऑडिट कर रहे हो जो बेसिकली एक पेरेंट कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, तो उस केस में होल्डिंग कंपनी के ऑडिटर को एक अधिकार मिलता है कि आप सब्सिडरी के रिकॉर्ड को एग्जामिन कर सकते हो, सब्सिडरी के रिकॉर्ड पर एक्सेस कर सकते हो, एसोसिएट कंपनी के रिकॉर्ड पे आप एक्सेस कर सकते हो, ज्वाइंट वेंचर्स के रिकॉर्ड पे आप एक्सेस कर सकते हो। बेसिकली इनको हम क्या बोलते हैं? ऑल दीज आर कॉल्ड एज कंपोनेंट। टेक्निकल लैंग्वेज की बात करें यहां पर तो एस लिमिटेड और ए लिमिटेड को हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। पेरेंट कंपनी कौन है? एच लिमिटेड। और एच लिमिटेड के कंपोनेंट कौन कौन है? एच लिमिटेड का कंपोनेंट है एस लिमिटेड जो कि सब्सिडरी कंपनी है। एच लिमिटेड का एक कंपोनेंट है ए लिमिटेड
जो कि उसकी एसोसिएट कंपनी है, ये कंपोनेंट कोई जॉइंट वेंचर भी हो सकता है, किसी तरह का कोई और एक्स्ट्रा आपका डिवीजन भी हो सकता है, कुल मिलाकर जहां पर आपने एक सेपरेट ऑडिटर को अपॉइंट किया हुआ है और जिसकी इंफॉर्मेशन किसके अंदर आ रही है, ग्रुप के अंदर आ रही है, सीएफएस के अंदर आ रही है, उन्हें कहा गया कंपोनेंट। और उस केस में जब मैं एक कंपनी में ऑडिट कर रहा हूं तो मुझे अधिकार मिल जाता है कि उसके जितने भी कंपोनेंट सीएफएस में शामिल किए गए हैं, उसके जितने भी कंपोनेंट्स सीएफएस में शामिल किए गए हैं, मैं उन कंपोनेंट के बुक्स को जाके एग्जामिन कर सकता हूं। लेकिन वहां पर प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं इनके बुक्स को जाके एग्जामिन करूं, तो ऑलरेडी देखा जाए तो इनकी बुक्स को किसने एग्जामिन कर रखा है, एस लिमिटेड की बुक्स को यहां पर मिस्टर वाई ने एग्जामिन कर रखा है, ए लिमिटेड की बुक्स को यहां पर मिस्टर जेड ने एग्जामिन कर रखा है। तो मिस्टर एक्स बाय यूजिंग द वर्क ऑफ मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड ओवरऑल सीएफएस के ऊपर अपनी ओपिनियन देके आता है। सर सीएफएस के ऊपर हमें कौन सी ओपिनियन देनी होती है? बेटा मुझे सीएफएस के ऊपर यही ओपिनियन देनी है, क्या ये एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बना है या नहीं बना, क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू देता है या नहीं देता। यानी सीएफएस पर काम करते हुए बिल्कुल अपने आप को सोचिए, जैसा काम मुझे स्टैंड एलोन पर ऑडिट करते हुए करना होता है, जो आपकी ड्यूटी स्टैंड एलोन पर रिपोर्टिंग करने की होती है, जिस तरह से आप स्टैंड एलोन के ऊपर ऑडिट करके रिपोर्टिंग करते हो, एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, मुटेटिस मुटेंडिस, एग्जैक्टली इन द सेम मैनर आपको बेटा सीएफएस के ऊपर काम करना होता है। यानी कि मुझे सीएफएस पर रिपोर्ट करनी होती है, क्या ये एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बना है या नहीं बना, क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू देता है या नहीं देता। और जिस तरह से कंपनी एक्ट के सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में आप कुछ प्रोप्राइटी मैटर पे इंक्वायरी करते हो, कुछ रिकॉल हो रहा है? आपने सीए इंटर में, वैसे हम फाइनल में डिस्कस करेंगे उसको डिटेल में, सीए इंटर लेवल पे आपने 143 सबसेक्शन 1 पढ़ा होगा, हालांकि सीए इंटर लॉ में भी आपने पढ़ा होगा तो सीए इंटर लॉ में आप पढ़ के आते हो, सीए इंटर ऑडिट में आप पढ़ के आते हो, फिर से यहां पर फाइनल में भी कवर किया गया है। तो 143 सबसेक्शन 1 में कुछ मैटर्स पे इंक्वायरी करने के लिए आपसे कहा जाता है, क्लॉज नंबर ए से लेकर क्लॉज नंबर एफ तक टोटल 6 इंक्वायरी होती है। तो जैसा मैं स्टैंड एलोन पर रिपोर्टिंग के पर्पस के लिए वो 6 इंक्वायरी करता हूं क्लॉज ए से लेकर क्लॉज नंबर एफ तक, वैसी ही इंक्वायरी करने की ड्यूटी यहां पर भी आपकी होती है। और जिस तरह से जब मैं एक ऑडिट रिपोर्टिंग कर रहा होता हूं तो कंपनी एक्ट के सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में कुछ मैटर्स आपको बताए जाते हैं, क्लॉज नंबर ए से लेकर क्लॉज नंबर आई तक टोटल 9 मैटर होते हैं। और क्लॉज नंबर जब जे में जाते हैं तो मुझे मिलता है रिपोर्टिंग ऑन सच अदर मैटर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, और रूल नंबर 11 के रेफरेंस से कुछ और मैटर्स की रिपोर्टिंग वहां पे आ जाती है। तो ऐसी ही रिपोर्टिंग मुझे यहां पर भी करनी होती है। यानी कुल मिला के बच्चे, मैं आपका एक दिमाग में एक पॉइंट सेट कर रहा हूं कि सीएफएस पर जब आप ऑडिट करोगे तो एज ऑडिटर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी, मेरी जिम्मेदारी क्या होगी, मुझे ये रिपोर्ट करना होगा क्या सीएफएस इन ऑल मैटेरियल रेस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बना है या नहीं बना। दूसरा, मुझे सीएफएस के ट्रू एंड फेयर व्यू पे रिपोर्टिंग करनी होगी। सीएफएस पे रिपोर्टिंग करते हुए मुझे 143 सबसेक्शन 1 में जो इंक्वायरी करने के लिए कहा जाता है, कंपनी एक्ट से आपकी ड्यूटी होती है वो इंक्वायरी करने की, और 143 सबसेक्शन 1 में टोटल 6 प्रोप्राइटी मैटर हैं जिन पे आपको इंक्वायरी करनी होती है, वो इंक्वायरी मुझे यहां पर भी करनी होगी। और जिस तरह से जब आप रिपोर्टिंग करते हो तो 143 सबसेक्शन 3 में कुछ मैटर्स आपको ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता है, उन मैटर्स को भी मैं यहां पर रिपोर्टिंग करूंगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछूं, मिस्टर एक्स जब एच लिमिटेड में अपनी ऑडिट रिपोर्ट देंगे तो स्टैंड एलोन और सीएफएस दोनों पर ओपिनियन क्या एक ही सिंगल ऑडिट रिपोर्ट में आएगी या रिपोर्टिंग आपकी अलग अलग होंगी? सुनिए ध्यान से, कंपनी है एच लिमिटेड, वो अपने यहां पर तैयार कर रही है स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी, और वो अपने यहां पर तैयार कर रही है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी। ऑडिटर यहां पर मिस्टर एक्स, इनको इन दोनों स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देनी है। एक्स को स्टैंड एलोन पर भी ओपिनियन देनी है और एक्स को सीएफएस के ऊपर भी ओपिनियन देनी है। इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ चुकी है। अब क्वेश्चन ये है कि ओपिनियन के लिए क्या मैं केवल एक ही ऑडिट रिपोर्ट के जरिए इन दोनों स्टेटमेंट पर ओपिनियन दे सकता हूं या ऑडिट रिपोर्ट सेपरेट होंगी, स्टैंड एलोन की ऑडिट रिपोर्ट अलग बनेगी और सीएफएस की ऑडिट रिपोर्ट अलग बनेगी? क्या लगता है बच्चे आपको, एक ही ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इन दोनों स्टेटमेंट पर अपनी ओपिनियन दे दूं, या दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं तो दो अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट होंगी? आंसर इज दो अलग अलग रिपोर्ट होंगी। दो अलग अलग सेट बने हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के,
तो इनके ऊपर आपकी ऑडिट रिपोर्ट भी बेटा अलग अलग ही होगी। स्टैंड एलोन की ऑडिट रिपोर्ट अलग होगी और सीएफएस की ऑडिट रिपोर्ट आपकी अलग होगी। तो ये होती है आपकी जिम्मेदारी सीएफएस को लेकर। क्या क्या है, मुझे ये रिपोर्ट करना है सीएफएस इन ऑल मैटेरियल रेस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बना है या नहीं बना। सीएफएस के ट्रू एंड फेयर व्यू पे मुझे रिपोर्टिंग करनी है। मुझे 143 सबसेक्शन 1 में जो इंक्वायरी करने के लिए कहा गया, वो अगर इंक्वायरी की बेटा अगर सीए इंटर वाली याददाश्त वापस नहीं आई है, एक शॉर्ट टर्म तो क्या बोलूंगा लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस है आपको, ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। फाइनल के सिलेबस के अंदर जब मैं कंपनी ऑडिट आपको पढ़ाऊंगा तो मैं वो ड्यूटी जो होती है इंक्वायरी करने वाली वो डिटेल डिस्कस करूंगा, पूरी डिस्कस करूंगा, कोई शॉर्टकट अप्लाई नहीं करूंगा। ये मानते हुए कि इंटर में आप पढ़ के आगे थे तो मैं यहां नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ये मानते हुए आऊंगा कि हाँ इंटर में भी आपने अच्छा पढ़ा और यहां पर भी आपको अच्छा ही पढ़ना है, कोई शॉर्टकट नहीं लूंगा। तो 143 सबसेक्शन 1 में टोटल 6 प्रोप्राइटी मैटर बताए गए हैं, क्लॉज ए से लेकर क्लॉज नंबर एफ तक, वो इंक्वायरी करना आपकी ड्यूटी होगी। और 143 सबसेक्शन 3 में कुछ मैटर्स आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करने होते हैं। तो जब आप सीएफएस की रिपोर्टिंग करेंगे तो 143 सबसेक्शन 3 के मैटर्स को भी आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करना होगा, रिपोर्ट करना होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं बेटा ये जो बैकग्राउंड मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में दिया है वो काफी हद तक क्लियर है। अगर ये क्लियर नहीं है बेटा तो फिर चैप्टर पर आपकी कमांड बन ही नहीं सकती। मैंने आपको बताया एक एग्जाम्पल देते हुए कि ये सीएफएस बनाने की जिम्मेदारी किस कंपनी पर आती है। क्या 129 सबसेक्शन 3 एक ऐसा सबसेक्शन है जो हर एक क्लास ऑफ कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता हो? आंसर इज नो। सबके ऊपर 129 सबसेक्शन 1 तो एप्लीकेबल होगा, बट सबसेक्शन 3 केवल उन्हीं कंपनी पे एप्लीकेबल है जिनका बैलेंस शीट डेट पर एक या उससे ज्यादा सब्सिडरी कंपनी होती हैं, एसोसिएट कंपनी होती हैं, ज्वाइंट वेंचर्स होते हैं, उनको अपने यहां पर सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट होती है। सीएफएस में बेसिकली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है ऑफ अ ग्रुप, और ग्रुप के अंदर पेरेंट भी आएगा, सब्सिडरी भी आएंगी, एसोसिएट भी आएंगे और ज्वाइंट वेंचर्स भी आते हैं। फिर बात करते हैं सर सीएफएस कैसे सीएफएस को कौन बनाएगा। तो जो पेरेंट कंपनी की जिम्मेदारी बन जाती है, पेरेंट कंपनी के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उसको सीएफएस तैयार करने होंगे। सीएफएस तैयार करने का जो एफआरएफ है वो कौन सा होगा, इसका आंसर मुझे 129 सबसेक्शन 4 से मिलता है, जो कहता है कि जो एफआरएफ पेरेंट कंपनी के, पेरेंट एंटिटी के स्टैंड एलोन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, वो ही तरीका अप्लाई, वो ही एफआरएफ अप्लाई होगा जब आप सीएफएस बनाएंगे। फिर सीएफएस पर ऑडिट कौन करेगा, इसके ऊपर ओपिनियन कौन देगा, तो वो मैंने आपको आंसर दे दिया, वो मिस्टर एक्स होल्डिंग कंपनी पेरेंट कंपनी का ही ऑडिटर करेगा। लेकिन ऐसा करते हुए उसको एसए 600 को अप्लाई करना होगा। एसए 600 किसकी बात करता है, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, यूजिंग दी वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, ये इसमें डील करता है। तो एसए 600 की बातों को अप्लाई करते हुए जब एक्स वाई के काम को देख लेगा, जेड के काम को देख लेगा, तो ओवरऑल इनके काम को देखकर वो सीएफएस के ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर अल्टीमेटली अपनी एक ओपिनियन को एक्सप्रेस करके आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ सर क्लियर है। चलिए तो थोड़ा सा फिर जो ये आपको नोट्स दिए गए हैं थोड़ा अब उनको रेफर कर लेते हैं। मीनिंग एंड कंटेंट ऑफ सीएफएस, एग्जाम के पर्पस के लिए ऐसा कोई बेसिक सा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा, रीड ओनली, केवल इसको पढ़ना है। जहां पर क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा मैं आपको मार्क करते हुए चलूंगा, तो रीड ओनली, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। सीएफएस शॉर्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सीएफएस आर प्रिपेयर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ एंटिटीज, group of entities under the control of parent. CFS are prepared for a group of entities under the control of parent. Parent कौन, हमारे केस में कौन था, H Limited. Parent is an entity that has one or more subsidiaries. और subsidiaries के अंदर मैं फिर बोल रहा हूं एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर को भी शामिल करते हुए चलेंगे। अ ग्रुप कंप्राइसेस, क्या ग्रुप के अंदर केवल सब्सिडरी कंपनी आ रही थी या ग्रुप के अंदर में पेरेंट को भी शामिल कर रहा था? ये बात मैं पीछे 2-3 बार रिपीट करके आ चुका हूं, ग्रुप के अंदर पेरेंट भी शामिल होता है। तो ग्रुप कंपनीज, अ ग्रुप कंप्राइसेस अ पेरेंट, एक तो पेरेंट है एंड इट्स सब्सिडरीज। सर क्या यहां पर पेरेंट्स हो सकता है, क्या यहां पर पेरेंट्स हो सकता है, ग्रुप कंप्राइसेस पेरेंट्स? आंसर इज नो। भाई अल्टीमेटली तो कोई एक ही पेरेंट होगा ना, तो एच लिमिटेड के अंडर में हो सकता है कि मल्टीपल सब्सिडरीज कंपनी आ रही हो, बट अल्टीमेटली हु इज द पेरेंट, पेरेंट एक ही होता है।
तो अ ग्रुप कंप्राइजेस अ पेरेंट एंड इट्स सब्सिडरीज. CFS is presented to the extent possible in the same framework as adopted by parent for its separate financial statement. Separate का मतलब क्या होगा यहां पर? Stand alone financial statement. इस वाली बात को कंपनी एक्ट का कौन सा सेक्शन कंफर्म करता है? उम्मीद कर रहा हूं बेटा आप यहां पर रिप्लाई कर सकते हो कि CFS is presented to the extent possible in the same framework as adopted by parent for its separate फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इस वाली बात को कंफर्म करता है 129 का सबसेक्शन 4. किस एक्ट का? ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. नाउ AS 21 एंड इंड AS 110 यू आर सपोज टू रिमेंबर नंबर ऑफ दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंड AS. देखो क्या था कि जब आपका ओल्ड सिलेबस हुआ करता था फाइनल में, तब आपके सिलेबस में होते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. फिर जब ये न्यू सिलेबस हुआ तो न्यू सिलेबस में आपके सिलेबस में क्या शामिल कर दिया गया? वो इंड AS शामिल कर दिया गया. तो एग्जाम में है ना आपको इन AS के ऊपर कुछ केस स्टडीज देखने को मिल सकती है. मैं बता दूंगा कि केस स्टडी आपको AS के बेस पर सॉल्व करनी है या इंड AS के बेस पर सॉल्व करनी है. बिकॉज मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं यहां पर कि CFS को लेकर कुछ प्रोविजन आपका AS 21 का और इंड AS 110 का वो अलग अलग है. तो इस बात का ध्यान रखेंगे एग्जाम में कि आपको केस स्टडी AS 21 पे सॉल्व करनी है या इंड AS 110 पे करनी है. वो मैं आपको अगले कुछ टाइम में बता दूंगा. बट अभी फॉर अ टाइमिंग ये AS के नंबर आपके दिमाग में सेट होने चाहिए. और इतना मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बेटा इंड AS 110 ऑलरेडी आपने अकाउंट में पढ़ा होगा. बस आप अकाउंट पे टाइम लगाने के बाद अकाउंट में टाइम लगाने के बाद अल्टीमेटली फिर आप ऑडिट पे टाइम लगाने के लिए आए होंगे. जनरली ऐसा ही होता है कि बच्चा इस पेपर को टाइम कम देता है. मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेटा इस पेपर के साथ नाइंसाफी मत करना. ये पेपर अपना टाइम लेगा. देखो पहली बार में टाइम दे दोगे तो पहली बार में निकल जाओगे. और अगर आपने टाइम नहीं दिया तो जितना टाइम शॉर्ट रह जाएगा बेटा वो पेपर आपसे दोबारा अटेम्प्ट लगवा के अपना टाइम ले लेगा, बैलेंसिंग कर देगा. तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस वाली बात को, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं. बिकॉज मुझे पता है देखो बेटा कि और बच्चे क्या गलती करके आते हैं. अगर अटेम्प्ट जल्दी निकालने हैं तो दूसरों की गलतियों से सीखो. अपनी गलती से अगर आप सीखोगे तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लग जाएंगे. और दूसरे क्या गलती करते हैं वो आपसे ज्यादा मुझे पता है. बिकॉज मैंने आपसे ज्यादा कहीं बच्चे पढ़ाए हैं. कहीं पढ़ाई क्या मतलब देखे हैं, आप तो फिर पढ़ाते नहीं. आपसे कहीं ज्यादा बच्चे मैंने देखे हुए हैं जिनके अटेम्प्ट रुक जाते हैं. और रीजन यही होता है कि बच्चा खुद इस वाली बात को एक्नॉलेज करता है, एक्सेप्ट करता है, सर पेपर को टाइम नहीं दिया. और बच्चा लास्ट मोमेंट पे कहता है सर बस किसी भी तरह से पास करवा दो. भाई अब तक कहां था, अब तक कहां था, टाइम नहीं दिया. प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस वाली बात को लेकर कि इस पेपर को शुरू से टाइम देना शुरू कर देना. बस इतना बात मान लोगे. ये पेपर ऐसा नहीं हो सकता कि पेपर आपका पास ना हो. ये पेपर बिल्कुल भी नहीं रुकेगा. बस कंडीशन एक है, इस पेपर को इसका टाइम आप देंगे. तो AS 21 एंड इंड AS 110 lays down the principles and procedures for the preparation and presentation, कंप्लीट कर सकते हैं, ऑफ CFS. lays down the principles and procedures for the preparation and presentation of CFS. CFS normally include, CFS के अंदर क्या क्या चीजें जनरली आती हैं? तो इसमें आता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अगर एप्लीकेबल हुआ तो, an explanatory note annexed to or forming part thereof called as notes to accounts. तो ये चीजें आपके CFS के अंदर शामिल की जाती हैं. एग्जामिनर्स पे एक बार केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ये था कि एक मैं एंटिटी की ऑडिट कर रहा हूं जो बेसिकली पेरेंट एंटिटी है और उसने अपने यहां पर CFS के अंदर कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट शामिल नहीं किया. कंपनी के ऊपर ASC CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट, CFS का मतलब यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो कंपनी के ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट थी. उसने अपने स्टैंड एलोन में कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रखा था. लेकिन जब मैं उसका CFS देखता हूं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसने अपने यहां पर CFS के अंदर कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट को शामिल नहीं कर रखा था. और ऑडिटर ने क्या करा, इस वाली बात को लेकर एक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ EOM पैरा उसने अपनी रिपोर्ट में इंसर्ट कर दिया, ये कहते हुए कि कंपनी ने अपने CFS के अंदर
कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट शामिल नहीं किया। ये केस स्टडी एग्जाम में एक बार लगी हुई है। केस फिर से सुन लीजिए आप ध्यान से कि मैं एक पेरेंट कंपनी की, दैट इज होल्डिंग कंपनी की, मैं ऑडिट कर रहा था। जब मैं वहां पर ऑडिट कर रहा था तो मुझे दिखाई दिया है कि हाँ, स्टैंड एलोन के अंदर सीएफएस, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया गया है। लेकिन जब मैं अब उसके यहां पर सीएफएस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब मैं ऑडिट करने के लिए आया, तो मुझे वहां पर क्या दिखाई देता है कि सीएफएस में, दैट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट तो है ही नहीं, जबकि होना चाहिए था। तो मैंने इस वाली बात पर एक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एज पर एसए नंबर बता सकते हो बेटा। इतना मैं थोड़ा सा एजम्पशन लेके चलूंगा कि स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा। हालांकि स्टैंडर्ड बेटा मैं क्लास में पूरी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, बट एक छोटी सी एजम्पशन फॉर द टाइम बिंग में ले रहा हूं कि आपने एस एस 706 के अंदर कुछ ईओएम पैरा की बात, ओएम पैरा की बात आपने इंटर लेवल पे पढ़ी होंगी। तो एस एस 706 के अकॉर्डिंग ईओएम पैरा मैंने रिपोर्ट में लगा दिया। अब 706 में ईओएम पैरा कब आता है? इफ देयर इज एनी मैटर which is appropriately presented or disclosed in the financial statement, but as per the auditor's judgment that matter is fundamental for the user's understanding on the financial statement, कि एक ऐसा मैटर जिसको सही तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट किया गया है या डिस्क्लोज किया गया है, बट एज ऑडिटर मुझे लग रहा है कि ये मैटर फंडामेंटल है फॉर द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर की अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर ये मैटर मेरे लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी इस वाली बात को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बता देता हूं, और उस केस में आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ईओएम पैरा इंट्रोड्यूस कर देते हो। जैसे सपोज कि कंपनी के ऊपर बहुत सारी कंटिजेंट लायबिलिटीज हैं, कंपनी ने इस वाली बात को नोट्स में डिस्क्लोज कर रखा था, तो यहां पर कंपनी ने काम कोई गलत थोड़ी कर रखा था। ठीक है, हमारे ऊपर कंटिजेंट लायबिलिटीज है और हमने इस वाली बात को एक्नॉलेज किया है, हमने इस वाली बात को प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। क्या कंपनी ने कोई गलत काम किया? नहीं किया ना, कंपनी ने यहां पे कोई गलत काम किया ही नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यार ये वाली बातें यूजर्स को पता होनी चाहिए। तो इस वाली बात को यूजर्स को बताने के लिए मैं अपनी रिपोर्ट के अंदर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 706 एक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ अपनी रिपोर्ट में डाल देता हूं। तो जहां पर कंपनी सही है, जहां पर कंपनी ने सही काम किया है और मुझे लगता है कि ये वाली बातें मेंबर्स को पता होनी चाहिए, वहां पर आप ईओएम पैरा लगाते हो। लेकिन जहां पर कंपनी ने काम ही गलत किया हुआ है कि वहां पर ईओएम लगता है, कभी भी नहीं लगता। और ये वाली बात तो 706 में भी क्लियर लिखी हुई है कि अगर किसी मैटर पर ऑडिटर अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई कर रहा है तो उस वाली बात को लेकर आप ईओएम नहीं लगाएंगे। ईओएम वहां लगता है जहां पर मुझे दिखाई दिया कि हाँ, कंपनी ने काम सही किया है, इसी मैटर को बहुत सही तरीके से एप्रोप्रिएटली प्रेजेंट किया है या डिस्क्लोज किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। लेकिन एज ऑडिटर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मैटर है वो फंडामेंटल है फॉर द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उस केस में ऑडिटर इस वाली बात को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लेके आता है और उसके लिए वो एक ईओएम पैरा अपनी रिपोर्ट में डाल देता है। लेकिन जहां पर कंपनी गलत काम करती है, गलत काम को लेकर कभी भी ईओएम पैरा नहीं आ सकता। मेरी बात को प्लीज ध्यान से लिख देना कहीं पर कि गलत बातों पर हमेशा 705 ही लगेगा, गलत बातों पर 705 ही लगेगा। ये वाली बात कभी भी 706 में ईओएम में डील नहीं हो सकती। अब ये बताइए, कंपनी ने जब अपने यहां पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए तो उसने वहां पर कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट शामिल नहीं किया था। कंपनी ने सही किया या गलत किया? कंपनी ने गलत किया। लेकिन कंपनी ने जो गलत किया है उस केस में ऑडिटर 706 लेके आ रहा है, ईओएम पर लेके आ रहा है। यहां पर चलिए कंपनी ने तो गलत किया, बट ऑडिटर आप भी कुछ सही नहीं कर रहे, आप भी यहां पर गलत कर रहे हो। ये वाली बात 706 में डील नहीं होगी। चलिए अब आपके ऊपर मैं बात छोड़ रहा हूं, अगर ये वाली बात 706 में डील नहीं होगी तो उम्मीद कर रहा हूं अपना आंसर आप निकाल लोगे। ये वाली बात फिर कौन से एसए में डील होगी? 706 में डील नहीं होगी। ये वाली बात 706 में डील नहीं होगी। 706 में डील नहीं होगी तो कहां पर डील होगी? सर ये वाली बात एसए 705 में डील होगी। इस बात को लेकर ओपिनियन क्या होगी? सीएफएस के ऊपर जाएगी
मॉडिफाइड ओपिनियन, क्योंकि आपने एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ तो बनाया नहीं। जब सीएफएस दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट आना चाहिए था, बट आपके सीएफएस में सीएफएस नहीं है, आपके सीएफएस में सीएफएस नहीं है। सीएफएस का मतलब क्या है यहां पर, एक सीएफएस का मतलब है यहां पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है। इस बात को लेकर ऑडिटर अपनी ओपिनियन मॉडिफाई करेगा। तो इन अ प्रेजेंट केस ऑडिटर अपनी अप्रोच में गलत है। इस वाली बात को 706 में डील नहीं किया जाएगा। इस वाली बात को डील कहां पर करेंगे, इस वाली बात को ऑडिटर को 705 में डील करना चाहिए था। इस मुद्दे पर उसको अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई करना चाहिए था। इतनी बात समझ में आती है? यस सर, बिल्कुल समझ में आती है। नाउ consolidated financial statement CFS mandatory under कंपनीज एक्ट 2013। तो जो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको एक बैकग्राउंड दिया था कंपनी एक्ट से, वही बात आपको यहां पर देखने को मिलेगी सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 के रेफरेंस से। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, where a company has one or more subsidiaries or associate company, it shall, in addition to its own financial statement, own financial statement से मतलब क्या है यहां पर, stand alone financial statement, prepare a consolidated financial statement of all subsidiaries and associate in the same form and manner as that of its own। जो इसने ये वाली बात कही है इन द सेम फॉर्म एंड मैनर एज दैट ऑफ इट्स ओन, ये वाली बात को कंफर्म कौन सा सेक्शन और करेगा भी आगे जाके, 129 सबसेक्शन 4। यानी 129 सबसेक्शन 1 में जिस फ्रेमवर्क में आपने अपने ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने अपने स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार किया है, सेम उसी फ्रेमवर्क में आपको अपने सीएफएस भी तैयार करने होंगे। देख सकते हो इस वाली बात को कंफर्म कर रहा है 129 subsection 4। Section 129 subsection 4 of the Company Act provides that provisions applicable to the preparation, adoption and audit of financial statement of holding company shall mutatis mutandis also apply to CFS। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि पा को लेकर, व्हाट इज पा, पी फॉर प्रिपरेशन, ए फॉर याद करिए पहले ऑडिट, और फिर ए से याद करिए आप एडॉप्शन। कि पहले स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं, प्रिपेयर होने के बाद उनकी ऑडिट होती है और उनके बाद उनका एडॉप्शन होता है। एडॉप्ट कौन करता है, बोर्ड मीटिंग होती है जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, वो एक बीआर पास करके स्टेटमेंट को एडॉप्ट करते हैं। तो सीएफएस कैसे प्रिपेयर कराए जाएंगे, पी पा, मैंने आपको कहा 3 लेटर याद करने हैं, पा, प्रिपेयर ऑडिट एडॉप्शन, प्रिपेयर ऑडिट एडॉप्शन, प्रिपेयर ऑडिट एडॉप्शन। सीएफएस कैसे प्रिपेयर किए जाएंगे, उनकी कैसे ऑडिट होगी और उनका कैसे एडॉप्शन होगा, ये सारी बातें मुटेटिस मुटेंडिस वैसी ही चलेंगी जैसा कि होल्डिंग कंपनी के, पेरेंट कंपनी के स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आती हैं। तो 129 subsection 4 of the Companies Act provides that the provisions applicable to the preparation, adoption and audit of financial statement of a holding company shall mutatis mutandis also apply to consolidated financial statement. So CFS shall also be approved by board of director before they are signed on behalf of board of director along with its own financial statement and shall also be laid, that is present किया जाना before AGM along with laying of its own financial statement। यानी बेटा मैं ये कह सकता हूं कि जो ट्रीटमेंट स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिलता है वैसा ही ट्रीटमेंट आपके सीएफएस को लेके बनता है। दैट इज सीएफएस कैसे प्रिपेयर होंगे, बोले जिस फ्रेमवर्क में आपने अपने स्टैंड एलोन बनाए हैं सेम फ्रेमवर्क में आप सीएफएस बनाइए। जैसे आपके स्टैंड एलोन की ऑडिट होती है वैसे आपके सीएफएस की भी ऑडिट होगी। जैसे आप एक बोर्ड मीटिंग के अंदर बीआर पास करके अपने स्टैंड एलोन को अडॉप्ट करते हो, ऐसे ही आपको सीएफएस को भी बोर्ड मीटिंग के अंदर बीआर पास करते हुए अडॉप्ट करना है। फिर जब आपकी एजीएम लगती है और एजीएम में आप अपने स्टैंड एलोन
फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंबर के सामने प्रेजेंट करते हो, एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, सेम उसी एजीएम में आपको अपने सीएफएस भी मेंबर के सामने प्रेजेंट करने होंगे। कंपनी इज आल्सो रिक्वायर्ड to attach along with its financial statement a separate statement containing salient feature। कई बार बच्चे पढ़ लेते हैं इसको silent feature, it is not silent, it is salient, that is key feature, main feature। company is also required to attach along with its financial statement a separate statement containing the salient feature of financial statement of its subsidiaries and associate in the prescribed form AOC1। इस पर बन सकता है आपका MCQ इस फॉर्म नंबर पर। क्या कह रहा है देखिए, जब पेरेंट कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेगा तो ठीक है सीएफएस तो हैं, लेकिन जो आपकी सब्सिडरी कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, जॉइंट वेंचर है, उनके की फीचर्स को लेकर आप एक स्टेटमेंट इन द फॉर्म AOC1 आप अपने स्टैंड एलोन स्टेटमेंट के साथ क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। क्यों? बिकॉज बेटा अगर देखो सीएफएस के अंदर तो क्या आ गया, सब कुछ मर्ज हो गया, लेकिन अगर मुझे ये देखना है कि सपोज कि मेरे वाले केस में जो अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मेरी सब्सिडरी कंपनी थी एस लिमिटेड, अगर मैं पूछूं बताइए एस लिमिटेड का अर्निंग पर शेयर क्या है, क्या सीएफएस देखते हुए आप सब्सिडरी कंपनी का, एसोसिएट कंपनी का, ज्वाइंट वेंचर का क्या आप अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हो? चलिए मुझे ही देखना कि ए लिमिटेड जो एसोसिएट कंपनी है उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था। क्या सीएफएस से आपको किसी भी कंपोनेंट की क्या सेपरेट इंफॉर्मेशन मिल सकती है क्या? नहीं बेटा, सीएफएस में तो सब मर्ज हो गए, अब वहां पे किसी की अपनी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। सपोज सीएफएस के अंदर आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1000 करोड़, अब मैं कहता हूं बताइए इसमें एच लिमिटेड कितना है, इसमें एस लिमिटेड कितना है, इसमें ए लिमिटेड कितना है, आपको वहां से नहीं दिखाई देगा। लेकिन चलिए जो मेंबर हैं, जो एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी के मेंबर हैं, उनके पास होल्डिंग कंपनी का तो स्टैंड एलोन स्टेटमेंट है। इसको आप प्लीज यहां से समझने का अटेम्प्ट करिए कि ये प्रोविजन क्या कह रहा है। भाई एच लिमिटेड जो होल्डिंग कंपनी थी, इसने अपने मेंबर्स को एक तो भेजा है अपने 129 सबसेक्शन 1 वाले स्टेटमेंट, और दूसरा इसने भेजे 129 सबसेक्शन 3 वाले स्टेटमेंट। 129 सबसेक्शन 1 वाले स्टेटमेंट से मेंबर को चलिए नो डाउट मालूम चल जाएगा कि एच लिमिटेड का अर्निंग पर शेयर क्या है, एच लिमिटेड का प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है, एच लिमिटेड की नेटवर्थ क्या है। ये सारी बातें केवल एच लिमिटेड की मेंबर निकाल सकता है 129 सबसेक्शन 1 में जो तैयार किए थे ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन 129 सबसेक्शन 3 में क्या गया है, सीएफएस। अब इन सीएफएस से अगर मैं आपको पूछूं, मैंने सीएफएस आपको दिया और मैं सीएफएस में अगर आपसे पूछता हूं बताइए कि एस लिमिटेड का अर्निंग पर शेयर क्या है, एस लिमिटेड का टर्नओवर क्या है, एस लिमिटेड का प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है, क्या ये सारी बातें बताइए। जो दो स्टेटमेंट आपके पास हैं, आप हैं होल्डिंग कंपनी के मेंबर, क्या होल्डिंग कंपनी का मेंबर इन दो स्टेटमेंट से क्या एस लिमिटेड का अर्निंग पर शेयर, एस लिमिटेड का टर्नओवर, एस लिमिटेड का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या ये आइडेंटिफाई कर सकता है? नहीं कर सकता, बिकॉज सीएफएस में तो बेटा सब कुछ समा गया। वहां पर अगर मुझे किसी सेपरेट कंपोनेंट की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, वो तो इस मेंबर के पास नहीं है। हाँ चलिए अगर ये मेंबर सपोज की एस लिमिटेड का भी मेंबर होता तो वहां से मिल जाता, लेकिन ये केवल एच लिमिटेड का मेंबर है, किसी कंपोनेंट का कोई मेंबर नहीं है ये। तो अब बताइए इस मेंबर को कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन क्या सेपरेटली मिल रही है? नहीं मिल रही। तो होल्डिंग कंपनी के मेंबर को कंपोनेंट की जो की इंफॉर्मेशन होती है वो सेपरेटली मिल सके, इसके लिए लॉ मेकर ने कहा कि एच लिमिटेड आप एक काम करेंगे कि जब आप अपने स्टेटमेंट्स मेंबर को दे रहे होंगे तो अपने स्टेटमेंट के साथ आप एक फॉर्म अटैच कर लेना AOC1, जहां पर क्या होंगे, सैलिएंट फीचर किसके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपोनेंट, जो आपकी सब्सिडरीज हैं, एसोसिएट्स हैं, वो की फीचर्स AOC1 के जरिए मेंबर को प्रोवाइड करा दिया जाएगा।
तो इस AOC 1 से मुझे मालूम चल जाएगा कि अच्छा इस कंपोनेंट का अर्निंग पर शेयर इतना है, इस कंपोनेंट का टर्नओवर इतना है, इस कंपोनेंट का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना है। कंपोनेंट के बारे में सेपरेट इंफॉर्मेशन AOC 1 के जरिए जाती है। अपने बारे में खुद की इंफॉर्मेशन, मेरा खुद का स्टेटमेंट आपके पास है, और एज अ ग्रुप देखने के लिए CFS अब आपके पास हो गया। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर है। तो AOC 1 पर MCQ बन सकता है। Company is also required to attach along with its financial statement a separate statement containing the salient features of financial statement of its subsidiaries and associate company in the prescribed form AOC 1। यहां पे केवल MCQ, अदरवाइज देखे तो अभी तक कोई क्वेश्चन एग्जाम के पर्पस के लिए मैंने मार्क कराया क्या? नहीं, बस एक तो मैंने कहा शुरू में केवल रीड ओनली, एक जो केस स्टडी लगी हुई थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, और तीसरा ये AOC 1 पर आपका MCQ बन सकता है। Central government may provide for the consolidation of accounts of companies in the manner as may be prescribed। अब बताइए सर CFS कैसे बनेंगे? CFS कैसे बनेंगे? बोले CFS, वैसे तो मुझे पता है कि जो फ्रेमवर्क आपके स्टैंड एलोन पर है उसी फ्रेमवर्क में आपको CFS बनाने हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के जरिए प्रेस्क्राइब कर सकता है कि किस तरीके से कंसोलिडेशन किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में provide for the consolidation of accounts of companies in such manner as may be prescribed। और प्रेस्क्राइब करा है इन्होंने रूल नंबर 6 of the companies accounts rule 2014। और इस पर जितने चांस सितारे लगा सकते हो लगा देना। एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स केस स्टडीज इस रूल नंबर 6 पर बेटा पूछी गई है। इट इज most important। CFS of company shall be made in accordance with, सिंपल सी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल नंबर 6 में ये कह दिया कि जो CFS आपका होगा वो कैसे होगा? बोले वो होगा एज पर दी प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट में शेड्यूल 3 का जो प्रोविजन है उसके जरिए होगा। और दूसरा एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जब मैं AS की बात कर रहा हूं तो बेटा इट इज इंप्लाइड कि AS आल्सो इंक्लूड इंड AS, AS आल्सो इंक्लूड इंड AS। और अगर बात करें इंड AS कौन सा, मैंने एक नंबर आपको याद करने के लिए कहा था, इंड AS 110। AS फॉर द टाइमिंग आप केवल AS 21 को दिमाग में रख सकते हो, अदरवाइज AS 21 के साथ साथ मैं यहां पर AS 27 की भी बात कर सकता हूं। AS 27 किसके लिए होता है? आपका ज्वाइंट वेंचर के लिए होता है। AS 23 की हम बात करते हैं जहां पर आपके एसोसिएट्स के लिए बात कर लेते हैं, लेकिन मेन AS आप दिमाग में केवल 21 लेके चलिए। तो दो AS मैंने आपको नंबर याद करने के लिए कहा है, AS 21 और एक इंड AS 110। तो रूल नंबर 6 ऑफ द कंपनीज अकाउंट रूल 2014 ने यह कहा कि CFS जो आपका बनेगा वो बनेगा एज पर प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3 एंड एज पर द एप्लीकेबल AS। दो बातें फॉलो करनी है, शेड्यूल 3 की जो रिक्वायरमेंट है वो फॉलो करेंगे आप, इसके अलावा एंड, ध्यान देना यहां पर और वर्ड नहीं है, मैं एंड वर्ड पर फोकस बार बार कर रहा हूं बिकॉज केस स्टडी जो आएगी ना वो इसी पॉइंट पर कई बार बनी हुई है। और वर्ड नहीं है, दोनों कंडीशन पूरी करनी है, इन दोनों के बेसिस पर ही आपको अपने CFS को तैयार करना होगा। CFS रूल नंबर 6 में सेंट्रल गवर्नमेंट बता रहा है कि किस तरह से आपको अपने CFS को बनाना होगा। CFS बनाने के लिए दो बातें इन्होंने यहां पर मुझे बताई। बोले CFS जो आपका बनेगा वो एज पर दी प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, और साथ में आपको फॉलो करना होगा एप्लीकेबल AS। लेकिन अब ध्यान से देखिए, रूल नंबर 6 में आपके दो प्रोवाइजो हैं। रूल नंबर 6 में दो प्रोवाइजो हैं। फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ रूल नंबर 6, ये प्रोवाइजो याद करना है डेफिनेटली बेटा। रूल नंबर 6, रूल में क्या बताया गया? रूल में क्लियर ये बताया गया कि CFS जो आपका बनेगा, जो CFS आप बनाएंगे वो एज पर शेड्यूल 3 बनेगा, और दूसरा आपको फॉलो करना होगा एप्लीकेबल AS या इंड AS। अब रूल नंबर 6 के प्रोवाइजो एक्सेप्शंस आ रही हैं कुछ, और दो प्रोवाइजो यहां पर रूल नंबर 6 में है। पहला प्रोवाइजो क्या कहता है, जरा ध्यान से आप देखिए। If a company is covered under section 129 subsection 3 which is not required to prepare CFS under AS also include ind AS। तो जहां भी AS है
इंप्लाइड है बेटा, वहां पर आप इंडियस भी लेते हुए चलेंगे। तो इफ अ कंपनी विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 which is not required to prepare CFS under the AS, then it shall be sufficient if company complies with provision on CFS in schedule 3rd of the act। गिनती नहीं है बेटा इसके ऊपर केस स्टडी कितनी बार लगी हुई है। क्या है सर ये केस स्टडी? प्रोविजन क्या कह रहा है, फर्स्ट प्रोवाइजो क्या है, समझ में नहीं आया। देखिए ध्यान से, एक कंपनी ली मैंने एच लिमिटेड, एच लिमिटेड, इसकी चलिए दो सब्सिडरी कंपनी है, एस लिमिटेड एंड टी लिमिटेड। सब्सिडरी कंपनी ऑफ एच लिमिटेड। नाउ एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ये आपका एक परमानेंट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए किया गया है। और टी लिमिटेड में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो टेम्परेरी है। यानी कि चलिए आज भले ही 31 मार्च 2022 की बात करें तो यहां पर ये 60% की होल्डिंग ले रखी है और यहां पर 55% की होल्डिंग ले रखी है। एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में जहां पर परमानेंट इन्वेस्टमेंट लेते हुए चल रहा है 60% की होल्डिंग है, और टी लिमिटेड लेकिन जो होल्डिंग इसके पास 55% की है, लेकिन ये अपने आप में इसका एक टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट है। व्हाट इज कॉल्ड टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट? भाई लॉन्ग टर्म तक बिल्कुल रखने के इच्छुक में नहीं हूं, जैसे मौका पड़ेगा मैं निकालूंगा यहां से। एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए मैंने आप में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए मैंने आप में ये इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अब जब एच लिमिटेड की बात करें तो 31 मार्च 2022 को मुझे बताओगे आप कि एच लिमिटेड की टोटल कितनी सब्सिडरी कंपनी है? 31 मार्च 2022 को एच लिमिटेड की टोटल कितनी सब्सिडरी कंपनी है? सर आंसर इज 2। दो सब्सिडरी कंपनी है, भले ही इन्वेस्टमेंट टेम्परेरी कर रखा हो बट सब्सिडरी तो सब्सिडरी बनेगी। ठीक है, तो यहां पर आपकी दो सब्सिडरी मुझे दिखाई दे रही है, एस लिमिटेड एंड टी लिमिटेड। तो जब मैं 129 सबसेक्शन 3 की बात करता हूं, क्या कहता है कि हर एक वो कंपनी जिसकी बैलेंस शीट डेट पर एक या उससे ज्यादा सब्सिडरी कंपनी है तो उसको अपने यहां पर स्टैंड एलोन के अलावा क्या और तैयार करना होगा? सीएफएस तैयार करना होगा। तो अब ये देखिए कि यहां पर एच लिमिटेड प्लस एस लिमिटेड प्लस टी लिमिटेड होना तो ये चाहिए था, जो आपका ग्रुप बनना चाहिए था, ग्रुप का मतलब जो आपका सीएफएस होना चाहिए था वो इस तरह का आपको होना चाहिए था, एच लिमिटेड प्लस एस लिमिटेड प्लस टी लिमिटेड। लेकिन यहां पर मुझे दिखाई दिया कि टी लिमिटेड में आपका इन्वेस्टमेंट टेम्परेरी है, टी लिमिटेड में आपका इन्वेस्टमेंट टेम्परेरी है, और एएस 21 ये कहता है, एएस 21 ये कहता है कि अगर आपने टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है सब्सिडरी के अंदर तो उस केस में आप ऐसी सब्सिडरी जिसमें आप अपना टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट लेते हुए चल रहे हो उसको आप सीएफएस से बाहर खड़ा कर सकते हो। अब देखिए ध्यान से, दो चीजें अलग अलग दिखाई दे रही हैं, एक तो 129 का सबसेक्शन 3 और एक तरफ मुझे दिखाई दे रहा है एएस 21। 129 सबसेक्शन 3 ने क्लियर कहा, बोले भाई साहब बैलेंस शीट डेट पर अगर एक या उससे ज्यादा सब्सिडरी हैं तो आपको उनको लेकर सीएफएस तैयार करना होगा। यानी कि एएस 129 सबसेक्शन 3, 129 आप सबसेक्शन 3 आपको सीएफएस बनाने के लिए कह रहा है, जबकि एएस 21 ने यह कहा, एएस 21 ने यह कहा कि भाई अगर किसी सब्सिडरी में आपका इन्वेस्टमेंट टेम्परेरी है तो ऐसी सब्सिडरी को सीएफएस में शामिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि 129 सबसेक्शन 3 बात करता है इंक्लूजन की, इंक्लूजन की कि कौन सी सब्सिडरी किसको लेकर आप सीएफएस बनाएंगे, जबकि एएस 21 ने बात कर दी इस जगह पर
एक्सक्लूजन की। बोले भाई इसको सीएफएस में लेके मत आओ। अब दो अलग अलग बातें आ गई कि यार मैं 129 सबसेक्शन 3 फॉलो करूं या मैं S21 फॉलो करूं। 129 सबसेक्शन 3 देखता हूं तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि यार ये सब्सिडरी मेरे सीएफएस में आनी चाहिए, ये सब बिकॉज 31 मार्च को मेरी सब्सिडरी है, और अगर 31 मार्च को ये आपकी सब्सिडरी है तो फिर ये आपके सीएफएस में आनी चाहिए। लेकिन जब मैं AS21 देखता हूं तो AS21 में मुझे क्या दिखाई दिया कि बोले अगर किसी सब्सिडरी के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट टेम्परेरी है, किसी सब्सिडरी के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट अगर टेम्परेरी है उसे आप बाहर खड़ा कर दीजिए। तो AS21 कुछ और कह रहा है, 129 सबसेक्शन 3 कुछ और कह रहा है, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन टाइप का देखने को मिला। अगर ऐसा हुआ तो कौन ओवररूल करेगा? अगर ऐसा हुआ तो कौन ओवररूल करेगा? अगर लॉ में और एएस में कुछ भी कॉन्ट्राडिक्शन आता है हमेशा लॉ प्रिवेल करता है, हमेशा लॉ प्रिवेल करता है। तो सर क्या इसका मतलब टी लिमिटेड सीएफएस में आएगा क्या? टी लिमिटेड क्या उस केस में सीएफएस में आएगा? बिकॉज एज पर AS21 टी लिमिटेड सीएफएस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर ये क्या है, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट है, और टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट है, आप इसको बाहर कर सकते हो, बाहर कर सकते हो। लेकिन जब मैं 129 सबसेक्शन 3 देखता हूं तो इसके अकॉर्डिंग टी लिमिटेड मेरे सीएफएस में आना चाहिए था। बेटा लॉ ही प्रिवेल करेगा। और लॉ की अगर मैं बात करूं तो लॉ के अंदर तो रूल नंबर 6 भी आएगा ना, लॉ के अंदर तो रूल नंबर 6 भी आएगा। और रूल नंबर 6 आया तो रूल नंबर 6 ने क्या कहा? बोले भाई जो सीएफएस आप बनाएंगे वो बनेगा एज पर शेड्यूल 3 और सीएफएस बनेगा एज पर एएस, सीएफएस बनेगा एज पर एएस और सीएफएस और ये बनेगा एज पर शेड्यूल 3। और जब मैं फर्स्ट प्रोवाइजो पे आया, जब मैं रूल नंबर 6 के फर्स्ट प्रोवाइजो पे आता हूं तो फर्स्ट प्रोवाइजो में मुझे क्लियर देखने को मिल जाता है कि चलिए अगर कोई सब्सिडरी आपके सीएफएस में नहीं आ रही है बिकॉज एएस ने उसको एक्सक्लूड करवा दिया, तब उस केस में ठीक है, यहां पर आप एएस की बात मान लो। ये वाली बात बेटा रूल नंबर 6 के प्रोवाइजो में क्लियर लिखी हुई है। तो मेरी बात ध्यान से आप सुनना, मैंने 129 सबसेक्शन 3 और AS21 में एक कंपैरिजन टाइप का आपको दिया और बताइए कौन प्रिवेल करेगा। तो लॉ में और एएस में कुछ भी कॉन्ट्राडिक्शन आया हमेशा आप लॉ फॉलो करेंगे। लॉ कहता है कि सीएफएस बनेगा, फिर लॉ ने बताया सीएफएस कैसे बनेगा, वो रूल नंबर 6 में बताया। रूल नंबर 6 में कहा भाई शेड्यूल 3 और एएस ये आपको फॉलो करने हैं, शेड्यूल 3 और एएस ये आपको फॉलो करना है। एएस के साथ साथ बेटा कभी दिमाग में रहे कि इंडियस की बातें नहीं कर रहे बेटा, मैंने पहले भी कहा है एएस आल्सो इंक्लूड इंडियस। तो एज पर शेड्यूल 3 एंड एएस एंड एज पर इंडियस ऐसे बनेंगे आपके सीएफएस। फिर आया पहला प्रोवाइजो, और पहला प्रोवाइजो ने क्या कहा, इस वाली बात को बच्चे प्लीज आप ध्यान से फिर से पढ़ लीजिए एक बार। फर्स्ट प्रोवाइजो यहां पर क्या कह रहा है, इफ अ कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 which is not required to prepare CFS under AS, यानी एज पर AS किसी कंपोनेंट को CFS में लेके आने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बोले ठीक है, तो AS की बात मान लो, लॉ खुद करा AS की बात मान लो, बट इट शैल बी सफिशिएंट इफ द कंपनी कंप्लाइज विद द प्रोविजन ऑन CFS प्रोवाइडेड इन शेड्यूल 3 ऑफ द एक्ट। बोले ठीक है, लॉ ने कहा कि अगर AS मना कर रहा है तो आप लेके मत आइए। इस वाली बात को फर्स्ट प्रोवाइजो ने कंफर्म कर दिया। लेकिन जरा मुझे बताइए फर्स्ट प्रोवाइजो क्या पूरे रूल नंबर 6 से आपको एग्जाम कर रहा है या केवल एएस वाले पॉइंट से आपको एग्जाम्शन मिल जाती है? मेरी बात ध्यान से आप सुन लेना, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स केस स्टडी इसी पॉइंट के ऊपर लगी हुई है। जो फर्स्ट प्रोवाइजो है, ये रूल नंबर 6 का जो फर्स्ट प्रोवाइजो है, क्या ये पूरे रूल नंबर 6 से आपको मुक्ति दे रहा है या केवल ये एएस और इंड एएस पॉइंट वाले पॉइंट से आपको मुक्ति दे रहा है? फर्स्ट प्रोवाइजो को एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, फिर से पढ़िए और आंसर निकालिए। रूल नंबर 6 का फर्स्ट प्रोवाइजो, रूल नंबर 6 का फर्स्ट प्रोवाइजो क्या आपको पूरे रूल नंबर 6 से मुक्ति दे रहा है या केवल एएस इंड एएस की कंप्लायंस वाले पॉइंट से आपको मुक्ति मिल रही है? बिकॉज रूल नंबर 6 ने यह कहा कि सीएफएस जो बनेगा वो एज पर शेड्यूल 3 एंड एज पर एएस या इंड एएस बनेगा। यही बात देखो मैंने कहा था, रूल नंबर 6 ने यह कहा है प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3 आप अप्लाई करेंगे, एंड और नहीं था, एंड दोनों कंडीशन है। प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3 आपको फॉलो करना है एंड एप्लीकेबल एएस वो आपको फॉलो करना है। फर्स्ट प्रोवाइजो पे आए, फर्स्ट प्रोवाइजो ने क्या कहा, इफ अ कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 which is not required to prepare CFS under AS then it shall be sufficient
if company complies with provision on CFS provided in schedule 3rd of the act। मैं फिर पूछ रहा हूं बच्चे आपसे कि फर्स्ट प्रोवाइजो जो है ये क्या पूरे रूल नंबर 6 से मुक्ति दे रहा है? क्योंकि रूल नंबर 6 ने दो बातें बोली थी, शेड्यूल 3rd के साथ साथ उसने बात करी है एएस या इंडेस की। क्या ये पूरा रूल नंबर 6 से मुक्ति मिली है या केवल इस वाले पॉइंट से, एएस इंडेस वाले पॉइंट से मुक्ति मिली है? एएस और इंडेस वाले पॉइंट से मुक्ति मिली है, शेड्यूल 3rd से मुक्ति यहां पर नहीं मिली। तो अगर कोई कंपोनेंट आप एएस या इंडेस की वजह से, अगर आपका कोई कंपोनेंट एएस या इंडेस की वजह से आप सीएफएस में लेके नहीं आ रहे हैं, तो रूल नंबर 6 तो अभी भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन रूल नंबर 6 केवल शेड्यूल 3rd की कंप्लायंस के लिए रहेगा। तो कंपनी को यहां पर शेड्यूल 3rd की कंप्लायंस तो पूरी करनी है। और सर ये शेड्यूल 3rd की कंप्लायंस किसके रिगार्डिंग होती है? ये शेड्यूल 3rd की कंप्लायंस होती है रिगार्डिंग द डिस्क्लोजर्स। आपको ऐसे कंपोनेंट को लेकर शेड्यूल 3rd में जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो तो आप दे दीजिए, उस कंपोनेंट को आप सीएफएस में लेकर मत आइए, बिल्कुल लेके मत आइए। बिकॉज एएस से मुक्ति मिल गई, ठीक है हो जाओ मुक्त, लेकिन एएस से मुक्ति मिली है, शेड्यूल 3rd वाले पॉइंट से आपको मुक्ति नहीं मिली, तो उस केस में आपको शेड्यूल 3rd की कंप्लायंस को एंश्योर करना होगा। और शेड्यूल 3rd की जो कंप्लायंस है यहां पर वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को लेकर है। तो इफ अ कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 which is not required to prepare CFS under the AS, then it shall be sufficient if the company complies with the provision on CFS provided in schedule 3rd of the act। that is schedule 3rd की compliance को पूरा करना होगा, that is schedule 3rd की compliance को कंप्लीट करना होगा, कंप्लीट करना होगा। और ये शेड्यूल 3rd की जो कंप्लायंस है किसके रिगार्डिंग है? इट इज रिक्वायरिंग डिस्क्लोजर्स। ये वाली बात अभी क्लियर नहीं आई है, तो नेक्स्ट क्लास में जब मैं इसके ऊपर केस स्टडी आपसे डिस्कस करूंगा तब ये पॉइंट आपको काफी अच्छा और ज्यादा समझ में आएगा। बट अभी की क्लास में आप इतना समझ जाइए कि अगर एएस या इंडेस की वजह से, एएस या इंडेस की वजह से कोई कंपोनेंट को आप सीएफएस में लेकर नहीं आ रहे, बिकॉज एएस 21 में दो कंडीशन बताई गई हैं, कल डिस्कस करेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। एएस 21 में दो कंडीशन बताई गई हैं कि इन कंडीशन में आपको किसी कंपोनेंट को सीएफएस में शामिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इंड एएस में एक कंडीशन है, जो एएस 21 वाली कुछ भी नहीं है। एएस 21 में दो कंडीशन है और इंड एएस 110 में एक कंडीशन है। इन कंडीशन में किसी कंपोनेंट को आपको सीएफएस में शामिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन एएस 21 वाली कंडीशंस जो हैं वो इंड एएस 110 में नहीं है। एएस 21 की अपनी अलग दो कंडीशन है, इंड एएस 110 की अपनी अलग कंडीशन है। तो अगर कंपनी के ऊपर एएस एप्लीकेबल होता है तो हम एएस की बात करेंगे, कंपनी के ऊपर इंडेस एप्लीकेबल है तो हम इंडेस की बात करेंगे। सर हमें एग्जाम में कैसे मालूम चलेगा कि कंपनी में जो कंपनी में हमें एएस के बेस पर सॉल्व करना है या इंडेस के बेस पर सॉल्व करना है? वो कंडीशन दोनों की अलग अलग दिखाई दे रही है। तो फाइनल लेवल पे बेटा आप एएस तो पढ़ते नहीं हो, आप फाइनल लेवल पे आप क्या पढ़ते हो? इंडेस। तो आप इंडेस के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, यानी कि इंड एएस 110 वाली कंडीशन के बेस पर आप केस स्टडी को सॉल्व करेंगे और एजम्पशन लिख के आ जाना कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर इंड एएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। सर फिर एएस वाली बातें यहां पे क्यों आ रही हैं? हमारे सिलेबस में हमसे इंड एएस से ही पढ़वा देते। बेटा ओल्ड सिलेबस वाले जो बच्चे थे पहले उनके ऊपर एएस एप्लीकेबल हो रहा था, तो एएस 21 की अपनी अलग कंडीशन है, इंड एएस 110 की अपनी अलग कंडीशन है, कंडीशन अलग अलग है। तो केस स्टडी सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि मुझे एएस 21 के पॉइंट पे सॉल्व करना चाहिए या इंड एएस 110 के पॉइंट पे सॉल्व करना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इंड एएस 110 के पॉइंट पर केस स्टडी सॉल्व करके आएंगे, लेकिन प्रॉपर एजम्पशन देने के साथ। मैं यहां पर क्लास के अंदर आपको एएस 21 के अकॉर्डिंग भी समझाऊंगा, मैं इंड एएस 110 के बेस पर भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन एग्जाम में जो आप अप्रोच फॉलो करेंगे, अगर क्वेश्चन में क्लियर कट बोल दिया भाई कंपनी पे एएस एप्लीकेबल है, फिर तो अजम्पशन वाली बात ही नहीं है, फिर तो एएस 21 ही लगेगा। बट ऐसी कंडीशन की मैं उम्मीद नहीं कर रहा। उस फाइनल लेवल पे अगर आप इंड एएस पढ़ रहे हो तो एग्जामिनर बेटा आपसे जो क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा वो इंड एएस के बेस पर ही होगा। लेकिन मेन क्लासेस के अंदर जहां जहां एएस और इंड एएस की बातें आएंगी मैं दोनों ही प्रोविजन आपके साथ डिस्कस करता हुआ चलूंगा।
तो इफ अ कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 which is not required to prepare CFS under AS, then it shall be sufficient if the company complies with provision on CFS provided in schedule 3rd. तो AS या इंडियस से मुक्ति भले ही मिल गई हो, यानी कि पूरे रूल नंबर 6 फर्स्ट प्रोवाइजो पूरे रूल नंबर 6 से आपको मुक्ति नहीं दे रहा, केवल एएस या इंडियस वाली कंप्लायंस से आपको मुक्ति मिल जाती है, लेकिन शेड्यूल 3rd की कंप्लायंस को आपको पूरा करना पड़ेगा, और शेड्यूल 3rd की जो रिक्वायरमेंट है वो डिस्क्लोजर को लेकर है। नाउ सेकंड प्रोवाइजो ऑफ रूल नंबर 6, सेकंड प्रोवाइजो पर क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे गए, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे केस स्टडी के वे में वो फर्स्ट प्रोवाइजो के ऊपर ही हैं। सेकंड प्रोवाइजो क्या कहता है, देखिए ध्यान से, कंपनी है ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी ऑफ बी लिमिटेड, बी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड बट होल्डिंग कंपनी ऑफ सी लिमिटेड, एंड सी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी ऑफ बी लिमिटेड। चैन होल्डिंग पड़ी है ना, वही है यहां पर बी सेकंड प्रोवाइजो इसके ऊपर एप्लीकेबल है। सेकंड प्रोवाइजो टू रूल नंबर 6, आप बी लिमिटेड को ध्यान में रखते हुए सेकंड प्रोवाइजो आप पढ़ना, मेरे एंड पर एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोविजन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़िए ध्यान से। नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई in respect of preparation of CFS by a company if it meets the following condition। केवल इतनी लाइन पढ़ने के बाद मुझे बता देना कि सेकंड प्रोवाइजो जो है वो पूरे रूल नंबर 6 से आपको मुक्ति दे रहा है, यानी जो बात मैंने आपसे फर्स्ट प्रोवाइजो को टाइम पे पूछी थी सेम वही बात मैं सेकंड प्रोवाइजो को टाइम पे आपसे पूछ रहा हूं। रूल नंबर 6 में दो बातें आई, शेड्यूल 3rd एंड एएस इंडियस। पहले प्रोवाइजो ने केवल इतना कह दिया ठीक है एएस वाला पॉइंट फॉलो मत करिए, लेकिन शेड्यूल 3rd से आपको मुक्ति नहीं मिल रही थी, और शेड्यूल 3rd वाली कंप्लायंस आपको करनी ही पड़ेगी भले ही आप फर्स्ट प्रोवाइजो में फॉल करते हो, और वहां पे आपको डिस्क्लोजर्स देने ही पड़ेंगे। लेकिन जब मैं सेकंड प्रोवाइजो पढ़ रहा हूं, जरा सेकंड प्रोवाइजो की ये शुरू की दो लाइन पढ़ के बताओ, क्या शेड्यूल 3rd वाले पॉइंट से मुक्ति मिल रही है, एएस या इंडियस पॉइंट वाले से मुक्ति मिल रही है, या पूरे रूल नंबर 6 से आपको मुक्ति मिल रही है? पढ़ के बताओ, मैंने प्रोविजन नहीं बताया अभी सेकंड प्रोवाइजो क्या कहता है, लेकिन एक बार प्लीज इस शुरू की दो लाइन को आप रीड करिए और बताइए मुक्ति किससे मिल रही है। क्या रूल नंबर 6 में जो कुछ बेसिक पॉइंट था शेड्यूल 3rd का, एएस या इंडियस का, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मुक्ति मिल रही है, या पूरे रूल नंबर 6 से आपको मुक्ति मिल रही है? पूरा रूल नंबर 6 यहां पे मुक्त हो जाएगा, क्लियर बोल रहा है, नथिंग इन दिस रूल शेल अप्लाई, इस रूल का कुछ भी अप्लाई नहीं होगा भाई साहब, पूरा रूल नंबर 6 से आपको मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि कोई एएस शेड्यूल 3rd नथिंग, पूरा रूल नंबर 6 गायब। नथिंग इन दिस रूल शेल अप्लाई, इस रूल का कुछ भी अप्लाई नहीं होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस बाय कंपनी, मेरे वाले केस में कौन सी कंपनी, बी लिमिटेड को ध्यान से रखते हुए पढ़ना बस आप, बी लिमिटेड इफ इट मीट्स द फॉलोइंग कंडीशन, अगर बी लिमिटेड ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो बी लिमिटेड आपको पूरे रूल नंबर 6 से मुक्ति मिल जाएगी, यानी आपको सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है उस कंपोनेंट को लेकर, ना ही आपको कुछ डिस्क्लोजर वगैरह देने की रिक्वायरमेंट होगी। पहली कंडीशन, इट इज अ होली ओन्ड या पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी, मेरे केस में बी लिमिटेड किसकी सब्सिडरी कंपनी थी, ए लिमिटेड की, तो ये होली ओन्ड या पार्टली ओन सब्सिडरी कंपनी है किसी और कंपनी की, एंड ऑल इट्स मेंबर, यानी कि बी लिमिटेड के जो अदर मेंबर हैं, अदर मेंबर का मतलब कौन, एक मेंबर तो हो गया बेटा इसकी होल्डिंग कंपनी, और होल्डिंग कंपनी के अलावा छोड़ के और जितने मेंबर बचे अब, एंड इट्स अदर मेंबर, अदर मेंबर का मतलब अदर देन होल्डिंग कंपनी, including those not otherwise entitled to vote having been intimated in writing,
and for which proof of delivery of such intimation is available with the company, do not object the company not presenting CFS। यानी कि अब बात करते हैं बी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कंडीशन है। बोले बी लिमिटेड, पहली कंडीशन, आप होली ओन या पार्शियली ओन सब्सिडरी कंपनी है किसी कंपनी की। पहली कंडीशन क्या, आप ए लिमिटेड की होली ओन या पार्शियली ओन सब्सिडरी कंपनी है। बोले हाँ बिल्कुल है। बोले ठीक है, आपने अपने बाकी बचे मेंबर को, बाकी बचे मेंबर कौन, अदर देन ए लिमिटेड, इंक्लूडिंग दोस्त जिनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता, आपने उनको ये वाली बात इन राइटिंग बता दी है कि हम यहां पर सीएफएस नहीं बना रहे। बी लिमिटेड ने ये वाली बातें अपने मेंबर को बता दी हैं, अदर मेंबर को बता दी हैं। अदर मेंबर का मतलब हुआ यहां पर अदर देन ए लिमिटेड, इंक्लूडिंग दोस्त जिनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता मीटिंग के अंदर, उनको भी साथ में लेके आपने सबको बता दिया कि भाई हम यहां पर सीएफएस नहीं बनाने जा रहे। और जो आपने उनको बताया है, कम्युनिकेट करा है, इसका प्रूफ ऑफ डिलीवरी आपके पास अवेलेबल है और कोई भी मेंबर इस बात को लेके ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर रहा। यानी बी लिमिटेड, पहली कंडीशन, आप किसी और कंपनी की होली ओन या पार्शियली ओन सब्सिडरी कंपनी है, आपने अपने बाकी बचे मेंबर को, उनको भी शामिल करते हुए जिनको वोटिंग का अधिकार नहीं था, आपने उनको यह बता दिया कि भाई हम यहां पर कोई सीएफएस नहीं बना रहे, जिसका प्रूफ ऑफ डिलीवरी बी लिमिटेड के पास है और किसी भी मेंबर ने इनकी बात को ऑब्जेक्शन नहीं किया है। It is a wholly owned or partially owned subsidiary of another company and all its other members, including those not otherwise entitled to vote, having been intimated in writing and for which proof of delivery of such intimation is available with the company, do not object to the company not presenting CFS। दूसरी condition, it is a company whose securities are not listed or not in the process of listing on any stock exchange whether in India or outside India। यानी कि कंपनी एक लिस्टेड कंपनी नहीं है, ना ही लिस्टेड कंपनी होने के प्रोसेस में है, चाहे इंडिया में या इंडिया के बाहर। तो बी लिमिटेड आप किसी और कंपनी की पार्शियली ओन या होली ओन सब्सिडरी कंपनी है, आपने ये वाली बात बाकी बचे और मेंबर को, इंक्लूडिंग दोस्त जिनको वोटिंग का अधिकार नहीं होता, लाइक प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इनको आपने ये वाली बात इन राइटिंग बताई है कि कंपनी सीएफएस नहीं बना रही है। इन्होंने इस वाली बात का कुछ ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है। दूसरा, बी लिमिटेड लिस्टेड कंपनी नहीं है, यानी इसकी कोई भी सिक्योरिटी लिस्टिंग नहीं है, लिस्टेड नहीं है, ना ही लिस्टिंग होने के प्रोसेस में है, चाहे इंडिया में या इंडिया के बाहर। और तीसरी कंडीशन, इट्स अल्टीमेट और एनी इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी, कौन, ए लिमिटेड, फाइल सीएफएस विद आरओसी विच आर इन कंप्लायंस विद द एएस। यानी जो मेरे ऊपर और कंपनी बैठी हुई है, मेरी होल्डिंग कंपनी कौन है, ए लिमिटेड, ये तो हुआ अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी। या ऐसा भी पॉसिबल, चलिए ए लिमिटेड ने ओन कर रखा है बी लिमिटेड, बी लिमिटेड ने ओन कर रखा है सी लिमिटेड, सी लिमिटेड ने ओन कर रखा है डी लिमिटेड को, इस बीच में कौन आ जाती है, इंटरमीडिएरी होल्डिंग कंपनी आ जाती है। तो आपकी किसी इंटरमीडिएरी होल्डिंग कंपनी ने या पेरेंट कंपनी ने अल्टीमेटली अगर सीएफएस बनाकर एज पर एएसआरओसी को फाइल करा है, तो बी लिमिटेड आपको सीएफएस बनाने से मुक्ति दी जा रही है। तो बी लिमिटेड के ऊपर सेकंड प्रोवाइजो यहां पर एप्लीकेबल हो रहा है कि चलिए ऐसा है तो हम आपको सीएफएस से मुक्ति मिल देते हैं, पूरी मुक्ति मिल जाएगी। क्या क्या, पहला कि आप किसी और कंपनी की होली ओन्ड या पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है, आप सीएफएस नहीं बना रहे, ये वाली बातें आपने अदर मेंबर को बता दी है, इंक्लूडिंग दोज हु आर नॉट अदरवाइज एंटाइटल्ड टू वोट, कि जिसका प्रूफ ऑफ डिलीवरी आपके पास है और किसी मेंबर ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं करा। बी लिमिटेड आप एक लिस्टेड कंपनी नहीं है, यानी आपकी कोई भी सिक्योरिटी लिस्टिंग नहीं है, लिस्टेड नहीं है, ना ही लिस्टिंग होने के प्रोसेस में है, चाहे इंडिया में चाहे बेटा वो इंडिया के बाहर। और तीसरा कि आपकी इंटरमीडिएरी होल्डिंग कंपनी ने या अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ने एज पर एएस सीएफएस बनाकर आरओसी को दिए हैं, तो बी लिमिटेड आपको यहां पर सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके ऊपर एग्जाम में कोई क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का देखो आने को कहीं से भी आ जाए, लेकिन केस स्टडी इस पर आज तक अभी एग्जाम में लगी हुई नहीं है, तो इसे एमसीक्यू पर्पस के लिए बच्चे आप मार्क कर लीजिए, बस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यू। तो आज की क्लास से बस इतना ही लेके चलेंगे, बाकी एएस में कब कब सीएफएस से मुक्ति मिल जाती है, बिकॉज यहां पर लिखा था ना फर्स्ट प्रोवाइजो के अंदर कि इफ अ कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अंडर एएस, तो एएस 21 में मैंने कहा था दो कंडीशन है, जब आपको किसी कंपोनेंट को सीएफएस में शामिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है,
और इंड एस 110 में एक कंडीशन है जहां पर आपको सीएफएस को, जहां पर आपको किसी कंपोनेंट को सीएफएस में शामिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये वाली बात हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास बेटा इतना ही लेके चलते हैं, बस जितना आज को पढ़ाया है मैंने अभी तक उसको एक बार आपको समराइज कर देता हूं। सीएफएस 129 सबसेक्शन 1 में कंपनी बनाती है अपने स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन अगर कंपनी की बैलेंस शीट डेट पर एक या उससे ज्यादा सब्सिडरी कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, ज्वाइंट वेंचर है, तो ऐसी कंपनी को क्या करना होता है, अपने स्टैंड एलोन के अलावा तैयार करने हो जाते हैं सीएफएसबी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सीएफएस जो बनता है पूरे ग्रुप को लेके बनेगा, उसके अंदर पेरेंट कंपनी भी है, उसके अंदर उसके कंपोनेंट्स, कंपोनेंट का मतलब सब्सिडरी है, एसोसिएट है, ज्वाइंट वेंचर है, ये सारे कंपोनेंट आ जाते हैं अलोंग विद पेरेंट इन अ ग्रुप। फिर बताइए सर सीएफएस को बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, तो होल्डिंग कंपनी का मैनेजमेंट ही सीएफएस को तैयार करता है। कैसे करता है, तो इसका आंसर मुझे 129 सबसेक्शन 4 से मिल जाता है। इनका पा प्रिपरेशन, ऑडिट एंड एडॉप्शन, प्रिपरेशन, ऑडिट एंड एडॉप्शन को लेके जो प्रोविजन आपके स्टैंड एलोन पे चलते हैं, सेम वो ही प्रोविजन मुटेटिस मुटेंडिस आपके स्टैंड एलोन के, सॉरी आपके सीएफएस के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर है। तो जिस तरह से आप सीएफ अपने स्टैंड एलोन को बोर्ड मीटिंग में लेके जाते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनको एडॉप्ट करते हैं, फिर मेंबर के सामने आप प्रेजेंट करते हो, ऐसे ही काम सीएफएस को लेके भी होगा। सीएफएस भी प्रिपेयर किए जाएंगे, सीएफएस के ऊपर भी ऑडिट रिपोर्ट आएगी और सीएफएस को भी बोर्ड मीटिंग में बोर्ड के द्वारा अडॉप्ट किया जाएगा, डायरेक्टर्स के द्वारा अडॉप्ट किया जाएगा, यानी कि इनको अप्रूव किया जाएगा और मेंबर में एजीएम में इनको मेंबर की मीटिंग के अंदर इनको अडॉप्ट करवाया जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ सर, यहां तक सारी बात समझ में आई। कौन सा ऑडिटर सीएफएस के ऊपर रिपोर्टिंग करेगा? होल्डिंग कंपनी का ही ऑडिटर होता है जो सीएफएस के ऊपर रिपोर्टिंग करता है। यहां पर वो एसए 600 के प्रोविजन को अप्लाई कर लेता है बाय यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। हु इज अनदर ऑडिटर हियर? ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट, जो आपके कंपोनेंट के ऑडिट कर रहा था, उनके काम को यूज करते हुए अल्टीमेटली होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर सीएफएस के ऊपर रिपोर्टिंग करता है। एक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर दोनों ओपिनियन कभी भी नहीं होंगी। आपके स्टैंड एलोन का ऑडिट रिपोर्ट अलग आएगा, सीएफएस का आपका ऑडिट रिपोर्ट भाई साहब बिल्कुल अलग आएगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल के जरिए पावर दी गई है, आप बताएंगे सीएफएस कैसा बनेगा, तो रूल नंबर 6 आ गया। और रूल नंबर 6 ने कहा भाई दो बातें, शेड्यूल थर्ड की बात आएंगी और एएस इंडियस की बातें आएंगी। लेकिन पहले प्रोवाइजर ने कहा कि अगर कोई कंपोनेंट आने से रोक रहे हो, अगर आप किसी कंपोनेंट को लेकर नहीं आ रहे हो ड्यू टू एएस या इंडियस, तब उस केस में बस इतना कर देना, शेड्यूल थर्ड वाली कंप्लायंस पूरी कर लेना। पूरे रूल से मुक्ति नहीं देता पहला प्रोवाइजर, केवल एएस या इंडियस वाली कंप्लायंस से मुक्ति मिल जाती है। शेड्यूल थर्ड वाली कंप्लायंस को एंश्योर करना ही पड़ेगा, डिस्क्लोजर आपको देने ही पड़ेंगे। अब कब कब एएस या इंडियस के अकॉर्डिंग कोई कंपोनेंट आपके सीएफएस में आने से रह सकता है, तो मैंने इतना बस अभी आपसे कहा है। एएस में 21 में 2 कंडीशन है, इंडियस 110 में 1 कंडीशन है। और एएस वाली कंडीशन इंडियस में नहीं है, दोनों कंडीशन बेटा अपने आप में क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। एएस वाली अलग कंडीशन है, इंडियस वाली अपनी अलग कंडीशन है। तो उस केस में ऐसी कंडीशन के हो जाने पर कोई कंपोनेंट को आप सीएफएस में आने से रोक सकते हो, मत लेके आइए आप उसको सीएफएस में आप शामिल मत करिए, लेकिन मुक्ति केवल एएस वाले पार्ट से होगी, पूरे रूल नंबर 6 से नहीं है। शेड्यूल थर्ड की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सेकंड प्रोवाइजर में आता हूं, सेकंड प्रोवाइजर में पूरे रूल नंबर 6 से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कब? बोले कि एक ऐसी कंपनी है जो किसी और कंपनी की फुल्ली ओन या पार्शियली ओन सब्सिडरी कंपनी है, जिसने अपने बाकी बचे और मेंबर को, उन मेंबर को भी शामिल करते हुए जिनको वोटिंग का अधिकार नहीं होता, उसने बता दिया है कि हम सीएफएस नहीं बना रहे हैं, प्रूफ ऑफ डिलीवरी कंपनी के पास है और किसी भी मेंबर ने इस बात को ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है। कंपनी एक लिस्टेड कंपनी नहीं है, यानी उसकी कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं है, ना ही लिस्टिंग होने के प्रोसेस में है इंडिया में या इंडिया के बाहर, और जो उसकी अल्टीमेट पेरेंट कंपनी है या कोई इंटरमीडियरी होल्ड पेरेंट कंपनी है, उसने अल्टीमेटली एज पर द एप्लीकेबल एएस सीएफएस बनाकर आरओसी को फाइल किया हुआ है, तो उस केस में ऐसी कंपनी को भी मुक्ति मिल जाती है। तो उम्मीद करो बेटा जितना आज का सेशन हुआ है काफी हद तक आपको समझ में भी आया होगा, थोड़ा आपने जज भी करा होगा कि आगे की क्लासेस किस तरह के कंसेप्ट के साथ डिलीवर होने के लिए जा रही हैं। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा जो जो चीजें क्लास में कवर होती चले, मल्टीपल रीडिंग की आदत डाल लेना। अगर जितना आज की क्लास में कवर करा है बुक से पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, मोस्ट वेलकम, आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज जो नोट्स आपको दिए गए हैं केवल इन्हीं को बार बार रीड करिए।
आज कुछ टेक्निकल बातें जो रूल नंबर 6 में आई, स्पेशली इन केस ऑफ फर्स्ट प्रोवाइजो, ये वाली बातों पर और ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगी। टोटल जहां तक मुझे आइडिया है 3 लेक्चर हमारे इस चैप्टर के ऊपर लगेंगे। कल का जो लेक्चर होगा हमारा, आज कह सकते हो काफी हद तक एक फाउंडेशन लेक्चर था, लेकिन कल का जो लेक्चर होगा हमारा, जो नेक्स्ट क्लास का हमारा लेक्चर होगा, वो थोड़ा कंसेप्चुअल होगा, जहां पर हम ऑडिट की बात करेंगे। आज की क्लास में देखा जाए मैंने केवल सीएफएस पर ज्यादा फोकस करा है, उनकी ऑडिट आप कैसे करेंगे, कैसे आप इसकी ऑडिट को प्लान करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे आप इनको रिपोर्ट करेंगे, ये सारी बातें, सारे इश्यू मैंने आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस नहीं किए। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में अपने इस लेक्चर, इस चैप्टर के सेकंड लेक्चर के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, कीप शाइनिंग, बाय बाय।